नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हमारे इस पॉडकास्ट पर एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में बहुत कम वक्त में एक मुकाम छुआ, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन युवा राजनीति को नई दिशा दी, नया आयाम दिया। और जो राजनीति परिवारवाद की राजनीति थी, या फिर हम कहें कि कुछ लोगों तक वो सीमित राजनीति थी, उसके इतर उन्होंने युवाओं को राजनीति में उतरकर इस कार्य क्षेत्र में नई दिशाओं में आगे बढ़कर कुछ हासिल करने, जज्बा पैदा करने की कोशिश की। और हरियाणा में कुछ ऐसा किया बहुत कम वक्त में, जिसकी चर्चाएं आने वाले लंबे वक्त तक होंगी। लेकिन अभी बड़ी चुनौती का सामना भी कर रहे हैं। चुनौतियों से पार उनके राजनीतिक भविष्य पर बात होगी। हरियाणा के वर्तमान वक्त में जो हालात हैं उन पर चर्चा होगी। हरियाणा की सियासी बातें होंगी, सामाजिक बातें होंगी, और इसके अलावा कुछ निजी बातें भी होंगी। ज्यादा इंतजार आपको नहीं करवाएंगे, आपको रूबरू करवाते हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवा नेता, जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला। लेकिन साथ में एक सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ है कि हम आगे बढ़े बातचीत में। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद काफी लंबा वक्त लिया आपने इन बातचीत के लिए। अब लग रहा है कि सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में आप खुलकर अपने दिल की बात रख रहे हो, जज्बात रख रहे हो और सवालों के जवाब दे रहे हो। ये स्ट्रैटेजी थी, मायूसी थी, नाराजगी थी, तकलीफ में थे, आत्ममंथन या फिर रणनीति? आपने तो बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज लगा दी। अगर आप देखेंगे तो मैं किसी दिन घर नहीं बैठा, और इस दौरान जो ये समय लिया, इसमें एक जिम्मेवारी पार्टी की ओर से मेरे को और ब्रिज शर्मा जी को दी गई कि संगठन का पूर्ण गठन करना है। और हमने बड़े अच्छे तरीके से, लगभग आज के दिन 1750 के आसपास पदाधिकारी हैं जिनको पूरे देश भर के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से चर्चा कर जिम्मेवारी देकर मैदान में उतारा है। और मीडिया से बातचीत करने की पॉइंट पे भी कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था कि मैं गायब था। फील्ड में तो जब भी आप लोग मिले हैं तो उस समय चर्चा होती रही है। बट हाँ, हमने इंतज़ार ये जरूर किया कि पार्टी का पहले एक बड़ा जलसा पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पे करें और फिर आप लोगों से चर्चा करें। क्योंकि बहुत लोग इस आंकलन में थे कि हम कमज़ोर पड़ गए, हम शायद मैदान से हट गए। जो लोग हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म रखते थे, शायद जुलाना ने उन लोगों को, जनता ने जुलाना में पहुंचकर जवाब दिया, ना कि हमें उसका जवाब देना पड़े कि हमारा संगठन कितना मजबूत है। जनता का जवाब मिला है और आपको आत्मविश्वास मिला, ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये तो कार्यकर्ताओं का जोश था कि पूरे हरियाणा प्रदेश के एक कोने से जिस भरपूर प्यार को जनता ने दर्शाया है, जो विश्वास डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के प्रति दर्शाया है, ये दिखाता है कि आज भी जो आपने बात शुरू करी कि युवाओं को ताकत दी, मैं आपकी बात के साथ साथ एनालाइज कर रहा था। मैं 10 में से उस समय 7 युवा विधायक थे। इसका मतलब भविष्य जो है वो युवाओं का है। जो 55% आबादी आज भी 50 साल से नीचे है वोटर्स की, आज भी हमें उनकी लड़ाई को आगे लेकर चलना है। और मैं इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आप लोगों ने, नई पार्टी थी, उसमें ये भी हो सकता है कि क्योंकि नए लोगों को लेकर आना मजबूरी भी हो सकती है, एक रणनीति भी हो सकती है। उसके बाद हमने ये परिपाटी आगे 2024 में भी देखी, जो एक अच्छी बात। अभी मैंने कहा कि युवाओं को ताकत दिया आपने, एक विश्वास दिया, एक जज्बा दिया कि आप आम घरों से भी लोग राजनीति में आ सकते, परिवारवाद से ही क्यों। तो ये अच्छी बिल्कुल। और चौधरी देवीलाल के जीवन से अगर आप प्रेरणा लेके संगठन की नींव रखते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चौधरी देवीलाल को जो दगा देकर गया, चौधरी देवीलाल जी ने उसके पीछे चलने का काम नहीं किया अपने पूरे जीवन काल में। आप 77 से उठाकर देखो, कितने एमएलए 77 वाली गवर्नमेंट के बाद छोड़ के गए, 82 के बाद छोड़ के गए, कितने 91 के बाद छोड़ के गए। चौधरी देवीलाल ने उनकी जगह उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नए युवा को, चाहे वो प्रोफेसर था, चाहे वो रोडवेज का कंडक्टर था, चाहे वो कोई और छोटा काम करता था, संगठन के साथ उसको जोड़ा और उसको जिम्मेवारी दी और जिम्मेवारी के साथ उसको मैदान में उतारा। समय जरूर 5 साल का लगा, मगर उस नए साथी ने भी उतने जोश के साथ कैडर को खड़ा किया। और मैं ये मानता हूं
कि जो हमने सेटबैक 24 में देखा है, 29 में हम उसको क्राइसिस नहीं मानेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे कि नए लोगों को लाकर, नई ऊर्जा को लाकर मैदान को सींचे, और ये विश्वास है कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ उभरे। लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? देखिए, एक ट्रस्ट जो था, आपने एक विश्वास दिखाया था लोगों ने, हमने वो देखा कि चंद महीनों में ही 10 सीटें। सुदेश जी, मैं आपको ना इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। विश्वास दिखाया, आप मुझको 2 वाक्य बताइए जहां मैंने विश्वासघात किया। नाराजगी तो बहुत ही लोगों। नाराजगी तो आपसे भी मैं हो सकता हूं। नाराजगी होनी एक चीज है, मैं आपको बोलता हूं कि आप जब वर्ड करते हैं यूज विश्वास, ट्रस्ट जिसको हम कहते हैं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग एक प्रोसेस है। और वो चाहे मैं सांसद था, चाहे पार्लियामेंट में, मैं आज के दिन ही की बात है जब मैं विजय दिवस वाले दिन ट्रैक्टर लेकर गया था, वो मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया था। हाँ, कुछ ऐसी बातें आई जिनने उस ट्रस्ट को कमजोर किया। मगर मैं आपसे पूछता हूं, आप तो पत्रकारिता में लंबे समय से है, आपने चैनलों में भी काम किया है, आप इंडिपेंडेंटली भी आप अपना पॉडकास्ट चला रही हैं, मुझे एक बात तो बताइए कि जहां मैंने कोई बात कही हो और उसको पूरा ना किया, हाँ मेरे पास ताकत जितनी थी उसमें मैं शायद उसको 50% पूरा कर पाया, 70% पूरा कर पाया, मगर क्या मैंने किसी दिन ये कहा कि मैंने तो जुमला छोड़ा था? 75% कानून की बात थी, विधानसभा से हमने पारित किया, गवर्नर से साइन करवाए। वो तो जो कोर्ट्स के हालात हैं आपको भी पता है, 2 मिनट में चीजों पर स्टे दे देते हैं। आज हमें वहां सेटबैक जरूर मिला है, मगर क्या मैंने किसी युवा का ट्रस्ट तोड़ा कि मैं वो बिल ही ना लाया हूं? हमने महिलाओं को 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात करी थी विधानसभा से, और फिर राष्ट्रपति से साइन होकर वो बिल आया। बैकवर्ड ए क्लासेस को, खाती को, कुम्हार को, लोहार को पंचायती राज में, क्योंकि 1-1, 2-2 परिवार गांव में होते थे, जगह नहीं मिलती थी, 8% की रिजर्वेशन हमने लाकर देने का काम किया। मैंने जो बात करी बुढ़ापा पेंशन की, हाँ 5100 नहीं कर पाया मैं, मगर क्या 4 साल में 1000 रुपए नहीं बढ़ाई? आप रूट्स में जाकर देखो, रोड डेवलपमेंट की बात हो, ग्रामीण विकास के उज्ज्वलपन की बात हो, आपको तो शायद पता भी नहीं किसी को कि हमने एक पॉलिसी बनाई थी, और वो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उनको लास्ट में जाके समझ आई कि हमने 2% जितनी स्टैंप ड्यूटी स्टेट में पे होगी वो ग्रामीण पंचायत के अंदर आएगी, 0.5% पंचायत को, 0.5% ब्लॉक समिति को, और 1% जिला परिषद को। और मैं पीछे डाटा उठा रहा था, झज्जर जिला परिषद को 24 करोड़ रुपया मिला है। जो ये फ्लड सिचुएशन आई, अधिकतम जिला परिषद मेंबर्स ने तो पाइपें भी उस पैसे से खरीद के दी, क्योंकि सरकार ने फंड नहीं दिए। आप बिजली का बिल भरते हैं, आप उसमें नीचे पढ़ना कि 2% सेस फॉर पंचायत। क्या एक अच्छा सिस्टम नहीं बनाया कि पंचायत हर रोज सरकार के आगे हाथ ना फैलाए? हमने तो पॉलिसी बनाई थी कि गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा 1250 रुपए था, और अंतिम वर्ष के अंदर हमने उसको 2000 रुपए बजट में कर दिया था कि हर गांव को एसएफसी का मिलेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। पर मुझे दुख होता है कि 7 किस्तें सरकार अब नहीं दे पाई। मत किसी सरपंच के माइक लगा के आप पूछ लेना कि भाई तेरी एसएफसी की जब तक दुष्यंत था, जब तक कितनी किस्तें आई और आज कितनी आई? मगर हाँ, सरपंचों ने मेरा विरोध किया, वो ऑनलाइन टेंडरिंग के विरोध में थे। नहीं, आप ये कहना चाहते कि पूरे के पूरे एपिसोड में जो भी पिछली सरकार है उसमें दुष्यंत चौटाला को विलन बना दिया? आप कह सकते, पर किसने? ये तो चारों तरफ से षड्यंत्र था, कौन सा एक संगठन हमारे विरोध में नहीं था? संगठन, पार्टी, सरकार, कौन? हर तरीके से। अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि टोल पे बैठ के एक चर्चा होती थी कि दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो सरकार गिर जाती। मेरा तो इस्तीफा 12 तारीख को ऑटोमेटिकली हो गया जब मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया। 13 तारीख को बीजेपी ने सरकार बनाई नहीं बनाई, जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर आप इस्तीफा देते, वो सरकार बना लेते फिर भी, लेकिन आप नेता बन जाते। जन भावना भी लोगों से मिलते होंगे, मेरे से ज्यादा तो आपका इंटरेक्शन होता है। एक चीज बताइए मुझे, आपने कहा आप इस्तीफा दे देते, वो सरकार बना लेते, आप नेता बन जाते। मैं तो आज भी हूं, बड़े नेता बन जाते। आप गारंटी दे सकते हैं?
नहीं, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। आप मुझे ये तो बताइए कि बादल साहब ने हरसिमरत कौर बादल जी का इस्तीफा करवाया था और लोगों ने बादल साहब को उनके अंतिम चुनाव में हरा दिया। उनसे बड़ा नेता बन जाऊंगा मैं रात में? हरियाणा में एक विधायक ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, वो विधायक जीत के आया और जनरल इलेक्शन में उसी विधायक को हरा दिया। आप प्रैक्टिकल बात करिए ना। मगर क्या मैं 2 दिन में किसान को पेमेंट दे पाता? मैं उसकी 14 फसलें एमएसपी पर खरीदवा पाता? सरकार में रह के जो काम हमने करे, चाहे लड़के करे चाहे मना के करे, क्या वो मैं अचीव कर पाता? बोलना बहुत आसान ये है। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, क्योंकि ना लोग मेरे से भी सवाल करते हैं जब दुष्यंत जी मिले, मैं सवाल पूछना, दोबारा यही बात करूं। एग्जाम्पल अच्छा है आपका। ये कहना कि भी बहुत बड़े नेता बन जाते, ये बहुत आसान चीज लगती है आपको, मगर आप जब पावर में हैं, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करना चाहते हो लोगों के लिए अच्छा, और वो अच्छा कब होता है? जब आपके पास वो करने की कलम में शाही हो। विपक्ष में बैठे तो भूपेंद्र हुड्डा जी को आज 12 साल लीडर ऑफ अपोजिशन बने या कांग्रेस दल के नेता बने होंगे। मुझे एक उदाहरण बता दो कि इन 11 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने एक बात कही और सरकार ने वो पूरी करी हो। विपक्ष में हो ना आप। बिल्कुल। आज मनरेगा का नाम जीराम जी कर दिया, विपक्ष हाया है कर सकता है, गांधी जी का नाम बदल दिया, मगर जो लोग सरकार में है उन्होंने कर दिया। सरकार में होते हो, आपके पास पावर है, आप चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। और मुझे खुशी है 4.5 साल के अंदर हमने हमारे मैनिफेस्टो के अधिकतम विषय जो जनरल पब्लिक के फायदे के थे उनको पूरा किया है। आप बताओ, पूरे इंडिया में सिर्फ हम ही क्यों कर पाए फूड सिविल सप्लाईज की तरफ से कि आपकी बीपीएल की सीमा 1,20,000 थी और बढ़ा के 81 कर दी। ताकत थी तभी कर दी ना। लेकिन आपने एक और एलिगेशन अभी लगाया था, एलिगेशन ही वो तो हमने देखा भी है कि पहले बीपीएल कार्ड धारक बढ़ा दिए, उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हुए वो घटा दिए, काट दिए वो सारे बीपीएल कार्ड। ये पीपीपी का एक बहुत बड़ा गिमिक है, परिवार पहचान पत्र का। और अब तो मैंने मुख्यमंत्री सैनी जी की बात सुनी कि नायब सैनी जी कहते हैं हम हर साल पीपीपी सर्वे करवाएंगे। हमने 1,80,000 सीमा तय कर दी, पर 1,80,000 की सीमा की वेरिफिकेशन जो है वो अब पीपीपी से होनी शुरू होगी। और इनने क्या किया है कि किसी के घर फोन कर दिया और उसने कह दिया कि बच्चा नौकरी करता है। अच्छा। तो इनने उसकी सैलरी वेरीफाई नहीं करी, इसने उसको 18,000 पर मंथ के स्लैब में डाल के 1,80,000 से परिवार को बाहर मारा। इनने 7,500 है, पता नहीं 6,800 कुछ विधवाओं की पेंशन काट दी। इनने आपके बूढ़ों की लगभग 37,000 के आसपास पेंशन काट दी। और कई विधवाओं को तो ये कह के काट दी कि भी तुम प्रमाण दो तुम विधवा हो। इसका मतलब जिस अधिकारी ने 5 साल 10 साल पहले उसकी पेंशन बनाई थी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी ये वेरीफाई करने की। तो ये आंकड़ों के अंदर जब आप आ जाते हो और जब इस तरह की रिविजन्स करते हो तो लोगों को नुकसान इसका झेलना पड़ता है। मैं फिर से आपको गठबंधन के फैसले पर लेकर जाना चाहती हूँ कि ये एक हेल्दी डिबेट भी है कि आपने जो एग्जाम्पल दिया वो सबके सामने है कि आप एक इस्तीफा देता है विधायक, आपने मतलब बिल्कुल किनारे पर आकर जीत दिलाई थी आपने, और वहां पे इतने राजनेता जुटे थे, इतने किसान नेता जुटे थे। दूसरा आपने हरसिमरत कौर बादल का भी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो ये लोगों को बात मुझे लगता है यहाँ से इस पॉडकास्ट से समझ में आएगी कि आपकी जो सोच थी वो क्या थी। लेकिन साथ में आपने माफी भी मांगी बाद में कि गठबंधन करना मेरी गलती थी। दूसरा फिर आप ये भी कहते हो कि मैंने कहा अपने मैनिफेस्टो में लिखा था जेजेपी के कि हम गठबंधन नहीं करें किसी से। जहां बात करते हो कि गठबंधन, मैं 2 बार ये बात कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों से, दोबारा आपके आगे कह देता हूं। हमने कांग्रेस को भी कहा आप नंबर्स लाइए, कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं थे। हम 10 थे, कांग्रेस के पास 31 थे, 41 हो गए, 7 निर्दलीय थे और 7 के 7 निर्दलीय बीजेपी हेडक्वार्टर में थे। जब वो नंबर्स ही नहीं ला पाए, चर्चा पे ही नहीं कर पाए, तो हमने फिर निर्णय लिया। और मैंने तो
लगभग रिजल्ट आने के और 20 घंटे बाद मैं तिहाड़ गया हूं डॉक्टर साहब से मिलने। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से चर्चा करी है और उस चर्चा के बाद हमने ये कदम, पीएसी की बैठक पहले हुई, विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद निर्णय लिया और दूसरे दिन जाके अलायंस हुआ। चौटाला साहब ने ये बोला आपको कि आप बीजेपी के साथ जाएं? देखिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से हम मिलके आए और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि पीएसी और विधायक दल के अंदर चर्चा कर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि जो बेहतर फैसला होगा। मैंने ये सवाल आपसे दोबारा इसलिए पूछा, कि इसलिए दोहराई अपनी बात, क्योंकि डॉक्टर अजय चौटाला कहते हैं कि हम तो हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, हमारी विचारधारा तो हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। मैं तो आपको बात सवाल ही पैदा नहीं होता कांग्रेस के साथ जाएं। आप और दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि हम तो जाना चाहते थे, नंबर्स नहीं थे उनके पास। आप फिर सुदेश जी बात घुमा देते हो पत्रकारिता की तरह। मैं आपको जो चीज कह रहा हूं, हमने उनको कहा नंबर्स तो लाओ, चर्चा तो फिर होगी। जब नंबर ही नहीं है तो चर्चा का इशू ही नहीं बनता। आप खुद बताइए, मैथ्स में 1/1 2 होंगे ना, 1/1 11 तो नहीं हो सकते। जब कांग्रेस के पास आंकड़े ही नहीं थे तो हम उस चर्चा के ऊपर अपना टाइम लगाने का हमें बेनिफिट भी नहीं था। और अगर हम विपक्ष में बैठ जाते तो जो हमने वादा जनता से करा था, क्या उनमें से एक वादा भी पूरा होता हुआ प्रदेश में देखते? उसका क्रेडिट भी जेजेपी को नहीं मिला, आपको नहीं मिला। चलिए, क्रेडिट आपके और मेरे कहीं नहीं मिलेगा। इस बार प्रोक्योरमेंट में 350 रुपए जीरी सस्ती बेच के किसान आया है। 20 दिन बाद पेमेंट आई है। मुझे पता है, जब मैं रैली के न्योते देने गांव में गया तो लोग सीधा ये बोला करते थे, भाई तेरा टाइम ठीक था, पीछे आ जाते थे। मंडी में धान उठ जाती थी। जुलाना मंडी में आज भी धान पड़ी है, इसलिए हमें खेत में रैली करनी पड़ी। आपने देखा होगा कि खुला मैदान था, किसी मंडी का शेड नहीं था, क्योंकि वहां जीरी पड़ी थी। हम क्या करते? और हमें तो ऐसा मैदान लेना पड़ा जिसमें नीचे 4 फुट पे पानी था। फिर भी हमने फैसला ले लिया, जब पार्टी ने की जींद के अंदर जुलाना में रैली करनी है तो करी। अब आपको लग रहा है कि माहौल कुछ बदल रहा है? 1 साल ही लगा उसमें, लेकिन धीरे धीरे से कुछ ऐसी चीजें घट गई हैं जिससे लोगों को एहसास हुआ है कि ठीक चल रहा था जो चल रहा था। देखो, जो प्रचार किया गया और जिस तरीके से किया गया, बड़ा स्ट्रेटेजिकली उसका हमें नुकसान पहुंचा। जनता धीरे धीरे इन चीजों को समझती है और जो चीजें उनने देखी है 1 साल में होती हुई, अब उनको पता है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया। मैं आपको उचाना में खटखट टोल की बात बताता हूँ। अब पीछे मुझे 2-4 साथी मिले जो शायद इस 4 साल के दौर में हमसे दूर हो गए थे। वो बताते थे, कहते जी 2 बसें तो रोहतक झज्जर की हर रोज टोल पे आया करती थी और वो आके बात ही ये किया करती थी, इस्तीफा दे देता, ऐसा हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। तो बहुत सी चीजें प्लांट भी हुई, मगर चलो, हमने वो समय देखना था, हमारे भाग में लिखा था, हमने देख लिया। मगर क्या हमने राजनीति छोड़ के और घर बैठने का निर्णय ले लिया? नहीं लिया। 1 साल से विषय कोई हो, अगर लगता है जनता के हित में नहीं है तो हमने पार्टी की तरफ से आवाज भी उठाई। अभी नैक का इशू था, एमडीयू का, मैं महामहिम के पास गया और मुझे खुशी है कि किसी ने देश में नहीं उठाया था। 1100 के लगभग इंस्टीट्यूशंस की नैक रेटिंग पेंडिंग थी। बिल्कुल। और हमने जाकर उठाया। 1.5 लाख तो हरियाणा के बच्चों को फायदा हुआ और शायद 1 करोड़ प्लस बच्चों को पूरे देश में फायदा हुआ। तो क्या हमने जनता के हित के इश्यूज पे अपनी बात नहीं रखी? एक दूसरा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर भी, चेयरमैन को लेकर भी, साथ में जो भर्तियां हैं, पेपर है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं बन रहा। हम रिसेंटली उठा लेंगे असिस्टेंट इंग्लिश प्रोफेसर इंग्लिश की बात उठाई। 4800 नेट पीएचडी जेआरएफ करे हुए बच्चों ने पेपर दिया। इससे बड़ी तो कोई डिग्री के अंदर मुझे लगता नहीं रेटिंग हो सकती है। बिल्कुल। 4800 में से और 148 पास होते हैं। 35% नहीं ले पाए वो, सोचिए आप मार्क्स। तो आप खुद सोचो कि जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सरकार तो अपना पलड़ा यही झाड़ती है ना कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं, मगर क्या उन ऑटोनोमस बॉडीज के चेयरमैन की ये ड्यूटी नहीं बनती कि इस पे व्हाइट पेपर लाके दे? क्या ये जिम्मेवारी बनती नहीं है कि एटलीस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनिटर करें? और ये एचपीएससी की बात नहीं है, मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन का बयान सुन रहा था
जब कांग्रेस के साथियों ने वोट चोरी कहा, उनने कहा कि आकर इससे एफिडेविट दिए विपक्ष। क्या वो बीजेपी के प्रवक्ता है? शिकायत करता ही एफिडेविट दे, पहली बात तो ये। क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी इस देश की सबसे बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी की कि अगर विपक्ष द्वारा कुछ तथ्य दिखाए गए तो 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर हफ्ते 10 दिन में उसकी रिपोर्ट ना मंगाई जाए? अगर ये प्रूव होता है कि एक विदेशी महिला की 20 तस्वीरें हरियाणा की वोटर लिस्ट में अलग अलग जगह देखी जाती है, तो या तो बीएलओ जिम्मेवार है या आपका स्टेट इलेक्शन कोऑर्डिनेटर जिम्मेवार है जो आईएएस अफसर यहां से बैठा रखा है, या आपकी मैनेजमेंट जिम्मेवार है। आप लोगों ने भी कुछ सर्वे करवाया इन सब इश्यूज के बहुत है, और आप लोगों के पास भी आया, क्योंकि अभी तक सिर्फ कांग्रेस की बात हो रही। कांग्रेस का तंत्र देश भर में लगा हुआ है, उनकी सरकारें जिन प्रदेशों में उन पे एग्रेसिवली काम चल रहा है। पर मैं एक चीज बोल सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन को विपक्ष के कोई एक विषय के उठने के बाद अपनी गतिविधि को उस इंक्वायरी की ओर ले जाना चाहिए था, ना कि अपना पलड़ा झाड़ने का काम करना चाहिए। वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और मैंने एसवाई कुरैशी जी का भी टाइम देखा है। उस समय छोटे से विषय पर भी उनने कमेटियां बनाकर इंक्वायरी कराई थी। पर मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस ऑटोनोमसनेस पर भी, चाहे वो एचपीएससी की हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, चाहे आज एक मुद्दा मैं अखबार में पढ़ रहा था यूपीएससी का आ रखा है, हाँ जी, हाँ जी। चाहे इलेक्शन कमीशन का आ रहा है। अगर हमारी ऑटोनोमस बॉडीज केंद्र सरकार के नियंत्रण में चलने लग जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं इस देश के ऑटोनोमसनेस को बहुत बड़ा खतरा हो। फ्री बीज पर क्या कहेंगे आप? बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आपको कैसा लगा? 10,000 रुपए जो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव शुरू होने के बाद भी बंटने दिए, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा। आपको लगता है कि कोई जवाबदेही नहीं रही, ना सेंटर में ना स्टेट में? अगर आप 1/7 और 1/8 और 7/8 सीट ले जाते हैं तो जवाबदेही कौन मांगेगा? आपने खुद रिजल्ट देखा है, 2-2.5% का वोट शेयर डिफरेंस है, मगर सीट शेयर का डिफरेंस 6 टाइम्स है। तो फिर जिम्मेवारी किसकी है? फिर क्या हल है इस बात का, अगर विपक्ष के इतने देखो, गंभीर आरोप हैं? जनता में भी सवाल है। जनता ने चाहे वो इंदिरा जी वाली इमरजेंसी का दौर हो, जब भी इस तरह की गतिविधियां थी देश में, हर चीज को कंट्रोल में लिया जा रहा था, चुनाव हारने के बाद भी प्रयास करे जा रहे थे, तो जनता ने जवाब दिया ही था ना। तो आप सोच रहे कि वैसा कोई मूवमेंट तो आएगी, तभी कुछ होगा? पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं आएंगी ना। आपने अपने जीवन में ऐसी मूवमेंट देखी ना मैंने देखी। मैंने ये फार्मर एजिटेशन देखा, मेरी लाइफ का वो सबसे बड़ा मूवमेंट था। ठीक है, वो मेरी लाइफ का भी था। हाँ। मगर उस मूवमेंट ने लास्ट में, कोट कर लेना चाहिए मुझे, लास्ट में एक कमेटी बनवा दी, एमएसपी कमेटी। आज उसको 4 साल हो गए। किसी की जिम्मेवारी है उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाकर और उस पे फार्मर को क्या बेनिफिट हो रहा है इसके ऊपर निर्णय कर ले। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जो लोग उस मूवमेंट में ऊपर आए, उनने चुनाव लड़ के, और जो लोग उनके साथ खड़े थे उन पे से ही विश्वास खत्म कर लिया। जब उनके 1800, 1200, 2300, हाईएस्ट है 5600 वोट आए थे पंजाब में, वही लोग थे ना। बिल्कुल। तो उन्हें विश्वास खो दिया, और विश्वास खोने के बाद मूवमेंट खो गई। लेकिन वो मूवमेंट तो था। नहीं, मूवमेंट तो बहुत आए हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र के सौराष्ट्र से लोग पैदल चले लाल लाल झंडे लेकर, और जब वो मुंबई पहुंचे थे तो सरकार झुक चुकी थी, मगर उनकी मूवमेंट ने नतीजा लाया। आपको क्योंकि आप उस टाइम सरकार में थे, आप लोगों को ऐसा एहसास था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट होगा, और या फिर वहां पे आप ब्लैक कर गए थे? सुदेश जी, क्योंकि आपकी वीडियो वायरल होती बार बार, ये किसानों के हक में है, तीनों जो बिल हैं वो तीनों किसानों के हक में है। आपका परिवार खेती संबंधित परिवार है। मैं तीनों बिल की बात नहीं करता, एक बिल की बात करता हूं। आप खेती करते हैं, परिवार के सदस्य, शायद आप वाली बेल्ट में नरमा नहीं होता। नरमा होता है। आपका नरमा निर्धारित मंडी से बाहर आप बेच के आ सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। छोटे किसान है, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये नहीं, फिर आपको गलती है। अगर आप अपने मंडी जोन से बाहर
फॉर एग्जाम्पल आप जींद जिले की हैं, हाँ, और वहाँ नहीं जा आपको सकते। 500 रुपया तेजी का दाम मिल रहा है फतेहाबाद में। और आप फतेहाबाद में उस नरमे को लेके जाओगे तो पहले तो मार्केट सेक्रेटरी आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, और फिर आपके ऊपर, क्योंकि वो गुड है, तो फिर जीएसटी वाले आपकी गाड़ी रोक लेंगे। एक एक्ट में प्रावधान था कि पूरा देश एक मंडी बन रही थी, राइट, और उसमें किसान को ये ताकत मिल रही थी भी तेरा अगर नांगल चौधरी की मंडी में तेज भाव मिल रहा है 1000 रुपया, तो नरमा तू वहां जाके बेच के आ सकता है। वो एक ताकत मिल रही थी, मगर वो बोलते ना लार्जर पिक्चर के अंदर वो छोटे छोटे बेनिफिट्स छुप गए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उस वो डिबेटेबल टॉपिक था, उस पर डिबेट अच्छे से होती, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, किसान नेताओं को समझना था, जिनके लिए वो बिल लाया जा रहा है उनको विश्वास में लेना चाहिए था, आप ये कह सकते हैं। जब समय पे मूवमेंट शुरू होती है ना, और मूवमेंट में बताने वाले लोग जो बताते हैं, तो उससे बाहर कोई देखता नहीं है। आपको चौधरी देवीलाल जी का पुराना कोई वीडियो मिल जाए तो चलाना, क्या समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इन 5 साल में मैंने देखी है, सही है भुगतभोगी हो आप। कि किस तरीके से इतनी बात को इतना बड़ा करके दिखाया गया कि इसका ये हो जाएगा या इसने ये कर दिया, और रिजल्ट क्या होता था, कुछ नहीं। लेकिन उस टाइम लोग गुस्से में थे, तैश में थे, वहां एक शब्द भी चिंगारी का रूप ले रहे थे, चाहे वो आपकी स्टेटमेंट हो या आपके पिताजी ने जो बोला, बीमारी, हालांकि उसके ऊपर भी बार बार। सुदेश जी, मैं चाहूंगा आप ना 3 सेकंड की छोड़ के और वो 10 सेकंड या 15 सेकंड की वीडियो खुद 3 बार सुनना। चलो, उन्हें जब कहा और कैसे बात कही, मगर जब आप उसके वर्ड्स 4 शब्द जो इकट्ठे बोले गए उनको इकट्ठा रखते हो, क्या उसकी सेंस बनती है? लेकिन जो मैं पता नहीं इसको कंपेयर करूं ना करूं, राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि उनकी छोटी छोटी क्लिप्स को बीजेपी की आईटी सेल ऐसे दिखा के उनको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी ने क्या बोला है, वो तो 200 चीजें मैं आपको 1-1 मिनट 2-2 मिनट की वीडियो दिखा सकता हूं कि यहां से आलू डालो यहां सोना निकलेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। मगर जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही, उन 4 शब्दों को आप जो पत्रकार भी है, पढ़ी लिखी भी है, वो इकट्ठे बोल सकते हो। ये सिर्फ जब आप एक वाक्य भाषण में दे रहे होते हो तो स्लिप ऑफ टंग होती है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर से आजकल, क्योंकि 30 सेकंड रील का जमाना है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया। आप भी बता दो कितने लोग हमारी जनरेशन के होंगे जिनने अखबार पढ़ने आज भी शुरू कर रखे। मैं तो खुद स्वयं सुबह अपना व्हाट्सएप खोल के और जो पीडीएफ आई होती है अखबारों की, उनके अंदर भी मुख्य मुख्य चीजें पढ़ के छोड़ देता हूँ। ये मेरी हैबिट बन चुकी है। बट मैं आज भी मेरे पिताजी को देखता हूँ जो 8 से 9 अखबार डेली सुबह धूप में बैठ के पढ़ते। लेकिन आपके पिताजी ने जो अभी स्टेटमेंट दी थी आपको लेकर, आपको सर छोटू राम से बड़ा बता दिया, चौधरी चरण सिंह से भी बड़ा बता दिया कि आर्थिक आजादी दुष्यंत चौटाला ने जो दी है। आपने 30 सेकंड की क्लिप देखकर और बड़ा बनाने वाले वाक्य को रख दिया। कभी बड़े नहीं बोला उनने। डॉक्टर साहब ने ये कहा जो चीज नहीं कर पाए हमारे बुजुर्ग, वो चीज हमने मुमकिन करी, और फैक्चुअल है। आपके घर में आपके पिताजी से, दादाजी से, परिवार के बड़े सदस्यों से पूछो, 5 साल पहले जब वो अपनी गेहूं, जीरी बेच के आया करते थे तो उनके पैसे कितने दिन में आते थे? आप आड़ती को बेच के आते थे, आड़ती सरकार को बेचता था, पैसा आड़ती के पास आता था और आड़ती फिर आपको देता था। ये 3 लोगों का एक कनेक्शन था। हमने डायरेक्ट पेमेंट शुरू करवाई, और डायरेक्ट पेमेंट में बीच का एक आदमी एलिमिनेट हुआ, वो आड़ती था। आड़ती को आड़ती के काम का पैसा मिला 63 रुपया टन का, वो उसका नहीं खत्म हुआ। मगर एक फार्मर, क्योंकि वो आड़ती को सामान बेच के आता था, और सारा पैसा जो करोड़ों रुपया, लगभग मैंने लास्ट प्रोक्योरमेंट 1 साल की जो देखी थी, 1.25 लाख करोड़ के आसपास की हमने प्रोक्योरमेंट करी थी हरियाणा में 1 साल में। 1.25 लाख करोड़ रुपया आड़ती के खाते में आया। 1.25 लाख करोड़ रुपए की लिमिटें किसकी बनी? आड़ती की बनी। बिल्कुल।
आड़ती ने आपको 50,000 लाख उचंती जो चाहिए होता था, घर में ब्याह आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, वो एक माइक्रो बैंक की तरह काम करता था, वो आपको दे देता था। आप बैंक में डालते नहीं थे, तो आपकी केसीसी कितनी बनती थी? जमीन की वैल्यू के हिसाब से 3 लाख रुपए एकड़। हमने उसको ये चीज से तो आजादी दिला दी कि उसका पैसा उसका है, और वो पैसा जो आड़ती के खाते में आता था वो किसान के खाते में आता है। आपके घर के बुजुर्गों से आप बात करेंगे तो कहेंगे यार एक चीज तो ठीक है, 5-6 लाख रुपया खाते में आना लग गया एक फसल का। और जब वो आने लग गया तो बैंक ने देखा कि भाई यू आर ए गुड कस्टमर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो गया, आपका साल में 2 बार सरकार की तरफ से फसल का पैसा आ रहा है, तो बैंक ने लिमिट किसकी बनानी शुरू कर दी? फार्मर की। तो उसको इंडिपेंडेंसी दिलाई है हमने, आर्थिक आजादी होगी। ये कोई डॉक्टर साहब ने गलत बात कही। मंडी सिस्टम जो था सर छोटू राम ने लागू किया, जिसने शायद हरियाणा पंजाब के फार्मर को बेनिफिट किया। भाखड़ा नंगल डैम था, सर छोटू राम ने बनवाया। आज 5 प्रदेश, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, इवन हमारा चंडीगढ़ का आधा पानी भाखड़ा का आता है। कितना बेनिफिट हुआ। चौधरी देवीलाल जी ने किसान का कर्जा माफ किया हो, उसके लिए इतनी योजनाएं लाने का काम किया हो, वो अलग चीज है। मगर जो वर्ड आर्थिक आजादी का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यूज किया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आज से पहले क्या फार्मर के पास थी? वो ठीक बात है, लेकिन वो ठीक है, मगर उन्होंने जो बात कही वो गलत कही। कंपैरिजन जो था लोगों को वो बात चुभी कि वो तो बहुत बड़े किसान। अरे मैं तो उनके नाखून बराबर भी नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं बादल साहब के मुकाबला नहीं कर सकता मैं, तो उन 2 महापुरुषों का कैसे करूंगा? मगर जब आप कोट करते हैं और आप बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, आर्थिक आजादी की, तो उसका कंपैरिजन तो आप किसी चीज से करेंगे। आप एक और बात कहते हैं कि मेरे विधायक भाग जाते, बीजेपी 10 अगर हम चुनकर आए हैं, मान लीजिए कि 2 तो आपके अपने ही थे, घर से थे, तो वो ले जाती बीजेपी। तो लोग ये भी कहते हैं फिर अगर ये सपने देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के, तो अपने बाकी विधायक इतने विधायकों को संभाल लेंगे? सुदेश जी, 82 में चौधरी देवीलाल के साथ क्या हुआ? मेरा कंपैरिजन आप कर लो इस छोटे से टर्म का। मैं आपको 82 का वाक्य बताता हूं, उससे पहले चौधरी देवीलाल जी फुल फ्लेज 2 साल सीएम रहे, 77 से लेकर 79 तक। जब 82 में भजनलाल को शपथ दिला दी गई और चौधरी देवीलाल जी बस में लेकर उन विधायकों को दिल्ली की तरफ जा रहे थे, और जब दिल्ली बस रुकी कितने बचे थे? तो मैं कोई गलत बात कह रहा हूं क्या? जब शिवसेना के 40 विधायक और असम पहुंच जाते हैं और उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिर जाती है, तो दुष्यंत तो बहुत जवान है। क्या सीखा आपने बीजेपी के साथ रह के? राजनीतिक तौर पर क्या सबक, क्या शिक्षा लिया आपने? राजनीतिक तौर पर एक चीज सीखी है कि ग्रूम योर कैडर, मेक योर कैडर स्ट्रांग। कैडर के आदमी पे विश्वास रखो, वो लंबा भी चलेगा, टिका भी रहेगा। ये जो शॉर्ट टर्म कई बार फैसले ले लिए जाते हैं, और हमारी मजबूरी थी, 9-10 महीने हुए थे संगठन खड़ा करे, हमारे पास हर कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद वो विनेबल कैंडिडेट भी उतना मजबूत नहीं था। बहुत से हमारे साथी ऐसे थे जो मजबूत थे मगर डरते थे कि रिजल्ट क्या आएगा। और उन साथियों का अगर मैं देखूं तो शायद उस समय हमें डिसीजन जो हमने लिया प्रैक्टिकली वो अच्छा डिसीजन था। लेकिन जो लोग छोड़ छोड़ के गए, आपने देखिए उनको विभाग भी दे दिए, देर सवेर कुछ लोगों को दिए, लेकिन दिए वो कहते हैं कि सारे मलाईदार ओहदे तो अपने पास रखे हुए थे, सब कुछ अपने पास रखा हुआ था, सुदेश जी कब्जा करके बैठे हुए मुझे एक चीज तो बताओ, ये दूध और मलाई कहाँ है? मैं भी देख के आऊं। ये जो आप बात करते हो मलाईदार, ये कहाँ है? फिर तो नायब सैनी जी से जो मलाईदार आज सरकार में कोई है ही नहीं, उन पर क्यों नहीं आरोप लगाता? मुझे कंपैरिजन तो करके बताओ। मैं रेवेन्यू 6,400 करोड़ रुपया था स्टैंप ड्यूटी का, उसको 12,500 करोड़ ले गया। क्या मैंने स्टेट के एक्सचेकर को बेनिफिट नहीं किया? या 4.5 साल में कोई जादू की छड़ी ऐसी थी जिसने दुगना टैक्स कर दिया? हमने तो 1 रुपया भी किसी स्टैंप ड्यूटी का नहीं बढ़ाया किसी भी चीज के ऊपर, बल्कि हमने रिलैक्सेशन करी।
अगर महिला होगी तो उसको इतनी कम स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर कोई विद इन फैमिली ट्रांसफर होगा उस पर कोई फीस नहीं लगेगी, अगर कोई मर्जर और डी मर्जर होगा कंपनीज पे तो उसके अंदर ये फीसें नहीं लगेगी। जो रिकरिंग चार्जेस होते थे हमने तो शायद उनको वेव ऑफ ही करे। एक्साइज टैक्सेशन पे मुझे पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल बना दिया। कोई मेरे नाम पे एक एफआईआर है? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? आपने पंचायतों को क्या बोला ना, तो वहां पर सरपंच नाराज हो गए, अरे भाई आड़ती नाराज कर लिया। अब आप सरपंच की बात करते हो, मैं आता हूं सरपंच पे। आज सरपंच का काम गली बनाना नहीं है, जैसे मुख्यमंत्री का काम सड़क बनाना नहीं है। ये काम ठेकेदार करते आए हैं, करते रहेंगे। पारदर्शी बनाने के लिए हमने कदम उठाया कि सरपंच टेंडर करे और ठेकेदार काम करे, और उसमें हमें फायदा भी हुआ। जो 130-40% पे काम होते थे वो 80% पे होने लगे, बिलो कॉस्ट रिजल्ट आ गया। मगर पता नहीं किस तरह की एक मूवमेंट शुरू हुई कांग्रेस के कुछ साथियों द्वारा, और जिसमें भूपेंद्र हुड्डा का भी नेतृत्व इनको एक जगह मिला, और ये बना दिया गया कि पता नहीं सरपंचों की सारी ताकत छीन ली। अब मैं कई सरपंचों से मिला हूं रिसेंटली, वो कहते जी आपने ठीक कर रखा था। अच्छा, कारण क्या था? सड़क तो बनाए ठेकेदार, ये नाली बनाए ठेकेदार, और कल उस पर इंक्वायरी हो तो सजा किसको मिले? सरपंच को। सरपंच की क्या गलती है? क्वालिटी चेक करने का काम पंचायती राज के एक्सीएन जेई का है, सरपंच को तो टेक्निकली पता भी नहीं। आप मुझे खुद बताओ कि भी गांव के अंदर ई लाइब्रेरी बननी है, 10 लाख रुपए आ गए। ई लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर तो खरीद के देगी कमेटी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एसी खरीद के देगी वो कमेटी। सिर्फ 4 दीवार और एक लेंटर लगना है, उसका काम सरपंच की निगरानी में हो रहा है। ना तो सरपंच को बता 4 एक का मसाला लगना है, 5 एक का मसाला लगना है, ना सरपंच को बता ईंट 6,000 रुपए वाली आ रही है, 9,000 रुपए वाली है, 1 या 2 नंबर की आ रही है। जो कुछ लगता है, जैसे लगता है और जैसे बन जाता है। कल कोई गांव का एक आदमी आरटीआई लगा के कह दे जी सरपंच ने 4 एक की बजाय 5 एक का मसाला लगाया है और 2 नंबर की ईंट लगाई है, पूरी इंक्वायरी होगी। ठेकेदार कहीं दोषी नहीं है, ठेकेदार अपना काम किया और पार निकल जाएगा। फंसेगा कौन? सरपंच। गांव का मुख्यमंत्री है। आज ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पर पता नहीं सरपंचों को प्रताड़ित करने के लिए सत्ता पक्ष ने कैसी कैसी एफआईआर करवा दी। और हमने वो केस भी देखे हैं जब 2017-18 में सरपंच गांव की ये पढ़ी लिखी योजना के बाद महिलाएं बन गई। एक पलवल जिले का केस था, डीसी से परमिशन ली कि 1 एकड़ की मिट्टी उठानी है और भरत करवानी है, और डीसी ने उसमें 3 फुट मिट्टी उठाने की परमिशन दे दी पंचायत की जमीन से दूसरी जमीन की भरत की। और उस सरपंच के हस्बैंड ने सरपंच की ओर से 13 एकड़ बाय 7 फुट अच्छा मिट्टी बेच दी एनएचएआई को और अपने खाते में पेमेंट ले ली करोड़ों रुपए। अब उसको सजा मिलनी चाहिए या बेचारे जिसने 1/4 1/5 मसाले के डिफरेंस का जिसको नहीं पता था उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कुछ बुरा किया? मैंने तो उनके लिए योजना बनाई कि जनसंख्या के हिसाब से उनको सरकार के आगे हाथ ना मानना पड़े। एसएफसी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है ऑटोमेटिकली उनके खाते में पहुंच जाए, और पहुंचा। हमने 1250 रुपया 1.5 साल तक दिया और फिर उसको 2,000 रुपए करके 2 किस्तें भी दी। फिर अलायंस टूट गया, उसके बाद 7 किस्तें आई नहीं। अब सुनने में आया कि 1 किस्त भेजी है पहली। अलायंस टूट गया, आपको जरा भनक नहीं लगने दी? क्यों नहीं भनक थी? भनक आपको थी। पता था ऐसा? ये तो व्यवस्थाएं होती है, कोई हमने इश्तिहार लगा के तो कहना नहीं। कल सुबह आपको पहले से मालूम था कि ऐसा हो रहा है, मतलब अंदर घट रहा है? तो चर्चा थी, जब हमारी सहमतियां नहीं बन रही थी चीजों के ऊपर तो रास्ते तो अलग करने ही थे। अगर हमारी चर्चाएं ना होती कि हम सीट शेयरिंग पे जाएंगे या लोकसभा कैसे लड़ेंगे, तब तो मैं मानता। जब मेरी बीजेपी के नेतृत्व से चर्चा चल रही थी और सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन रही थी, तो फिर हमें रास्ते तो राजनीति हमने भी करनी है, उनने भी करनी है, फिर तो अलग अलग रास्ते पे चलकर होते। बीजेपी यूज एंड थ्रो नहीं करती रीजनल पार्टीज के साथ?
देखो, मैंने तो एक बार निभाई है, आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति, किसके साथ कब अलायंस हो ना हो, पूर्ण बहुमत आए ना आए, ये तो भविष्य में बताऊंगा। बट यस, इफ यू सी अराउंड द कंट्री, आप बड़ी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच है। रीजनल पार्टीज का क्या फ्यूचर देखते हो आप? बहुत अच्छा फ्यूचर है, और ये शायद 20 साल में एक दौर आता है जब रीजनल पार्टीज शायद डिमिनिश हो जाए फॉर अ शॉर्टर पीरियड, मगर फिर रीजनलिज्म उठता है, और रीजनलिज्म जब उठता है तो रीजन के प्रोग्रेस की बात होती है और लोग दोबारा जनमत दे के ताकत देते। ये इंदिरा गांधी जी के दौर पे भी देखा आपने, सोनिया गांधी जी के भी दौर पे देखा आपने, और शायद आज भी वो 1.5 दशक बाद वो दौर आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के आने के बाद बीजेपी ने एक रणनीति के तहत यही तो किया है कि लड़ाई सिर्फ एक पार्टी के साथ होगी आपकी, ये नीचे नहीं लड़ना हमने। और वो क्या किया, जिनके साथ वो कमजोर रह के बैसाखी की तरह से राजनीति में थे, उनको धीरे धीरे इस्तेमाल किया और फिर अपने बूते खड़े हो गए। अब उनकी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी कर दिया हर जगह। आप कह रहे रीजनल पार्टी फ्यूचर है, लेकिन देखिए हम हरियाणा में बैठे हैं, रीजनल पार्टी के नाम पे कौन सी पार्टी मजबूत है? हम बगल का पंजाब लेते हैं, वहां पे कौन सी रीजनल पार्टी मजबूत है? हम बिहार इलेक्शन की बात करें, वहां पे कौन सी रीजनल पार्टी मजबूत हुई है? आप उद्धव ठाकरे वहां की बात करते हैं, महाराष्ट्र की, वहां पे कौन सी मजबूत? मैं आपकी पत्रकारिता पे सवाल कर लेता हूँ। आपने 6 स्टेटों का नाम लिया और फिर आपके डाटा 6 के स्टेट की शायद कमजोर है। आप पंजाब की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी नेशनल का सिर्फ एक टैग है, एक स्टेट की पार्टी है, वो पंजाब की है। दिल्ली के अंदर दे आर नंबर 2 विद वेरी स्मॉल मार्जिन। वहां कांग्रेस 3rd पे है, सॉरी कांग्रेस 2nd पे है, बीजेपी 4th पे है, अकाली दल 3rd पे। तो वहां 2 रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट करती। अब बिहार चलिए, बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, 2nd लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू, 3rd लार्जेस्ट पार्टी आपके तेजस्वी की आरजेडी, 4th लार्जेस्ट पार्टी चिराग पासवान की रीजनल पार्टी, 5th लार्जेस्ट पार्टी हम, 6th लार्जेस्ट पार्टी कुशवाहा, 7th लार्जेस्ट पार्टी इज कांग्रेस विद ओनली 2। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, 2nd लार्जेस्ट पार्टी उद्धव शिवसेना, जो पुराने इन वाली शिंदे, क्या नाम है, शिंदे जी वाली है, 3rd एनसीपी, 4th उद्धव ठाकरे या शायद वाइस वर्सा हो, 5th अजीत पवार, 6th पे कांग्रेस है। आप जो रीजनल, लेकिन आप देखिए, अगर हम फिर से पंजाब से ही शुरू करते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी किस वक्त में आई थी? एक वेव थी वहां पर, और आम आदमी पार्टी अब जब 27 में बनेंगे तब रीजनल पार्टी हम काउंट करेंगे उसको। पंजाब में उस समय आई जब किसान आंदोलन में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल के चन्नी जी को बना दिया। चन्नी जी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी, अकाली दल के लोग विरोध में थे, बीजेपी के विरोध में थे, तो इनका जन्म हुआ। वो आजमा भी चुके थे, लेकिन आप रीजनल पार्टी की बात करते हैं। आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे वापस आ गई? वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट की बात है। जब जम्मू कश्मीर, हरियाणा में कॉन्टेक्स्ट अलग नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर एक अलग चीज है, लेकिन ये भी सोचिए कि बीजेपी वहां जहां बिल्कुल नहीं थी वहां मजबूत हुई। आप तमिलनाडु बीजेपी मजबूत कितनी हुई जम्मू कश्मीर में? कश्मीर में बीजेपी कहीं थी नहीं, बीजेपी अब वहां पर। आप सोचिए बीजेपी कैसे धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। आज फाइट सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। वही मैं पूछूं कि क्या फ्यूचर है? आप मेरे को 5 स्टेटें बताइए ना, दोनों आमने सामने लड़ रहे हो। 5 मैं मान जाऊंगा आप पत्रकारिता करते हैं। टेल मी 5 स्टेट्स इन इंडिया जहां कांग्रेस एंड बीजेपी आर फाइटिंग 1 to 1, एक्सेप्ट 3 हिली स्टेट्स। देयर इज नो अदर स्टेट इन द कंट्री। नहीं, अपने अब आप लगा लीजिए, यहाँ गुजरात लगाइए, आप राजस्थान लगाइए, हिमाचल लगाइए, हरियाणा लगाइए, यहाँ तो सब सीधे सीधे फाइट बीजेपी कांग्रेस में है। मैं 3 हिली स्टेट को छोड़ के मैं दिल्ली में भी कहा, 5 बताइए ना। दिल्ली में भी कहा। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नंबर कितने हैं दिल्ली में? हाँ, तो कांग्रेस क्योंकि खत्म हुई ना, इंडिया अलायंस। अरे भाई, मैं आपको लोग इतना कंफ्यूज कर दिया कांग्रेस ने कि ये आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। सुबह की आप अपनी बात से ना पलटिए। मैं आपको कह रहा हूँ हिली स्टेट्स को छोड़ के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दो आप, या असम को छोड़ दो। आप मेरे को 5 प्रदेश बताओ जहां 3rd पार्टी इज नॉट स्ट्रॉन्ग।
हाँ, थर्ड पार्टी ना, वही अरे भाई थर्ड पार्टी रीजनल पार्टी है ना। तो थर्ड गेम तो दो के बीच में, भाई मैं गेम तो दो के बीच में रख दिया ना अरे भाई बीजेपी ने। दो के बीच में तो पहले भी था। आप मेरे को आंध्रा बताइए, आप मेरे को उड़ीसा बताइए, आप मेरे को साउथ तेलंगाना तो हम कह बताइए, सकते आप हैं। मेरे को कर्नाटका बताइए। आप में सिर्फ एक कर्नाटका में देवगौड़ा जी इज द थर्ड लार्जेस्ट रीजनल पार्टी, वहां मैं मानता हूं दोनों की टक्कर है, और वो पुरानी टक्कर है। देवगौड़ा जी यूज्ड टू ऑलवेज टेक एडवांटेज भी इनके साथ या इनके साथ। उसके सिवाय जहां पर रीजनल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है। ये तो समय का दौर होता है, कई बार नंबर एक के बढ़ गए, एक के घट गए। हाँ। उस दौर के अंदर क्या हो जाए ये तो किसी को भी नहीं पता। ये तो पब्लिक सेंटिमेंट्स है और मोमेंटरीली आपको देखने पड़ते हैं 5 साल में एक बार। चलिए उसी दौर पे रहेंगे। अब जब आप सरकार में थे, कैसे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल? मुझे तो ठीक लगे। मैं ये नहीं कहता कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, कैपेबल थे। और आज नायब सिंह सैनी? मैं तो नहीं मानता कि उतने कैपेबल, या उनके बराबरी छोड़ दीजिए, उनके 50% भी कैपेबल। लेकिन आप ये मानते कि पावर उन्हीं के पास है मुख्यमंत्री की? किन के पास? नायब सिंह सैनी जी के पास। अरे शपथ लिए तो उन्हीं के पास होगी, और किसके पास होगी? आपके पिताजी तो नहीं मानते कि वो मुख्यमंत्री हैं? नहीं, मैं तो, आप कह रहे हैं पावर, पावर तो अगले के पास है, बट डज ही एक्सरसाइज द पावर? वो तो आप प्रैक्टिकली मेरे से ज्यादा देखती है कि जो आदमी फैसले ले लेता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, तो फिर ही डजंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज पावर। नहीं तो जब आप शपथ लेते हो कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, तो आप ऑटोमेटिकली गेट द पावर। मगर उस पावर के अंदर पेन तो मिल गया, मगर उसकी शाही कितनी है वो, और कितनी मजबूत शाही है वो देखना तो पड़ेगा। बातचीत होती है कभी काम के जरिए, फोन पर बात? मेरे को 1-2 सोशल इवेंट्स पर मिले हैं, और मैंने तो 2-3 सुझाव दिए थे, अब तक उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। किस तरह के सुझाव हम भी जैसे जानना चाहते हैं। हमारा हेली हब बनना था गुड़गांव में, HSIDC ने जमीन ट्रांसफर करनी थी। मैं तो राम नायडू जी को 2 बार पूछ लिया, मेरे साथी रहे हैं पार्लियामेंट में, मेरे दोस्त हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई कदम नहीं उठा। हिसार में एलिवेटेड पुल बनना था, जिसका हमने जाइका का, जो जापान का बैंक है, उससे आधे % पे लोन भी मंजूर करा लिया था। उस फाइल को दबाकर बैठ गए। तो फिर मैंने 2-3 बार काम कहा, जो विजनरी थे स्टेट प्रोग्रेशन के, मेरे पर्सनल तो कोई काम थे नहीं, और जब उनके ऊपर काम नहीं हुए तो फिर हमने भी विचार देने छोड़ दी। काम हो रहे हैं आपकी सरकार में? अगर आप कहीं कोई तो कार्यकर्ता कोई काम है, कोई जेन्युइन काम है तो काम तो काम की तरह होते हैं, और मैं मानता हूं कि सत्ता से ज्यादा विपक्ष में काम होते हैं। अच्छा, विपक्ष के लोगों के ज्यादा? क्योंकि कई चीजें ऐसी है जहां शायद आप विपक्ष में रहते हुए यू हैव मोर टाइम टू फॉलो अप एंड टेक एक्शन देन कि गवर्नमेंट में तो आपके पास मीटिंग एंड ये चीजें नहीं छोड़ती थी। अब कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। एक आपने सांसद रहते एक मुद्दा उठाया था, धान घोटाले का मुद्दा था, काफी हंगामा हुआ था। अनिल विज ने भी उस पर काफी, आप लोगों की तकरार भी हुई थी बाद में, फिर आप अलायंस में भी आ गए थे, लेकिन उन ऐसे मुद्दों का कुछ होता नहीं। अब फिर से धान घोटाले का मुद्दा सुदेश था। जी, होता बहुत है। और मैं, जब आप कैपेबिलिटी की बात कर रहे थे, मैं मनोहर लाल जी की पीठ सुनती है। सरकार बनी दिवाली वाले दिन, अक्टूबर 27, 2019 को जी। प्रोक्योरमेंट खत्म हो रही थी पैडी की, और वो मुद्दा पार्लियामेंट वाला था, मुझे याद था। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराना चाहता हूं प्रदेश के सारे मिल्स के। मुझे लगता है कि जो प्रोक्योर्ड पैडी है वो हमारे मिल्स में उपलब्ध नहीं है। और रिकॉर्ड है, हरियाणा भवन चंडीगढ़ में मिलर एसोसिएशन की बैठक हुई, और हमने उस बैठक में निर्णय लिया कि 7 दिन बाद सारी की सारी जो उस समय 1100 मिल्स रजिस्टर्ड थी, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का अनाज है, वी आर को शेयरर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे विद वीडियोग्राफी। और उस समय डिस्क्रिपेंसीज मिली थी, और हमने उस समय FIRs भी कराई थी और लोगों के विरुद्ध पेनल्टीज भी लगाई थी। अगले साल
मैंने माननीय प्रधानमंत्री को कहकर पूरे नॉर्थ इंडिया में फिजिकल वेरिफिकेशन कराई थी, जिसमें सीबीआई की टीम ने आकर फिजिकल वेरिफिकेशन पूरे नॉर्थ इंडिया में? पूरे नॉर्थ इंडिया। अच्छा। क्योंकि मेजर हरियाणा और पंजाब ही प्रिक्योर करते हैं, और 74 लोगों में पंजाब में और 4 लोगों पे हरियाणा पे एफआईआर हुई थी, क्योंकि स्टॉक मिसमैच था। उससे अगले साल हमने एसीएस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिम्मेवार आदमी थे उनकी कमेटियां बना दी थी, और शायद 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इस साल ना तो पीवी हुई, ना, देखो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, और आप कहते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, अगर उनको पता है कि उनके विभाग ने 100 करोड़ के धान चोरी की एफआईआर करी है, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि जो 5 साल पहले वाकया हुआ वही रेप्लिकेट कर कर हरियाणा की 1600 कुछ मिल्स रजिस्टर्ड हैं, जो मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, उनकी पीवी कराई जाए। क्योंकि अब माल देना शुरू करेंगे, वो अभी तक माल दिया नहीं है केंद्र सरकार को। अब तो उसकी पॉलिशिंग भी हो जाएगी और हो जाएगी, बाद में तो दूसरी स्टेटों का पीडीएस का सामान भी आ जाता है जी जी। मगर रॉ पैडी अभी मिल्स के अंदर है, तो नाउ इट्स द राइट टाइम। मगर उनने नहीं कराई, और एफआईआर कराकर 1 या 2 मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पकड़ लिए, 2 लोग जिनने फेक बिल्स काटे हुए वो पकड़ लिए, और मामले को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा एक्सचेकर पैसे के मिसयूज का तंत्र यही है, जिसके अंदर आपके पास फिजिकल स्टॉक नहीं है। ये गेहूं में नहीं होता। कारण क्या है? गेहूं में जितनी गेहूं प्रिक्योर होगी वो गेहूं या तो रैक्स में लग के ट्रेनों में और दूसरे स्टेटों में चली जाती है, या हमारे हैफेड के, वेयर हाउसिंग के, एफसीआई के गोदामों में चली जाती है। पैडी में ये क्यों होता है? क्योंकि पैडी के अंदर ये मिलर के पास जाता है, और मिलर ने 67% ऑफ टोटल प्रिक्योर्ड सरकार को वापस देना है। तो कहीं ना कहीं वो 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना जो प्रोसेस का पीरियड है और 1-1.5 महीना जो पहले का पीरियड है, वो 5 महीने का एक गैप है, जहां इस पैसे को वो अपने बिजनेस को चलाने में भी यूटिलाइज करते हैं। जहां वो स्टॉक नहीं खरीदते, फेक बिल्स बनते हैं, वो बासमती खरीद लेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, रोटेट कर लेंगे, और इस तरीके से ये कार्रवाई चलती है। मगर हैरानी है कि इस साल इस सारी वाक्य का पता होने के बावजूद भी सरकार ने अब तक पीवी नहीं कराई। ये दिखता है कि नायब सैनी जी कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप आपके ऊपर भी लगे, जब कोविड आया तो उस वक्त आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, रजिस्ट्री घोटाले के भी आरोप लगाए। खुद आपके चाचा अभय चौटाला ने सदन के अंदर कितनी दफा आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए। फिर हिसार एयरपोर्ट पे जमीन का मुद्दा था। आपने जिस आदमी के नाम की बात करी, मैं ना 2 शब्दों में उनका वो करता हूं, ही इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। और मैं क्यों कहता हूं कि जब जीएलएफ की जमीन, जिसकी मलकियत आजादी से पहले की जीएलएफ के नाम की है, वो मेरे नाम कर दी सदन में। मेरे पे आरोप तो लगाए बहुतों ने, कोई एक ने कुछ कागज तो आपको दिया होगा कभी। आप वही चीज तोते की तरह बारी बारी 10 इंटरव्यूज में भी पूछ लेंगी, तो मैं आपसे पूछूंगा तो सही कोई कागज तो दिखाओ। लेकिन सदन के अंदर ऐसे आरोप लगाना, आपने मानहानि का भी, आपने मानहानि को लेकर मानहानि नहीं किया था, प्रिविलेज मोशन मूव किया था, और उसमें प्रिविलेज कमेटी ने दोनों विधायकों को, मानहानि का आपने, जब अनिल विज ने आपको नशेड़ी कहा था, ये मेरे को नहीं कहा था, उनने पूरे सिरसा जिले को नशेड़ी कहा था। अच्छा, तब आपने मानहानि का उस वाले केस में किया था? उसके अंदर किया था, उनने मेरे वापस ले लिया फिर आपने? हमारी अलायंस में आ गए थे? नहीं, अलायंस में नहीं आए, हमारी कोई और बात थी, और दोनों ने उसमें चर्चा करके फैसला लिया। मनोहर लाल जी ने कुछ सेटिंग कराई थी? नहीं, मध्यस्थता की थी? आसपास ही नहीं। अभय चौटाला जी पे रहना चाहती हूँ, जो सदन के अंदर ऐसे आरोप लगाए, उन आरोपों पर आप बताइए कि बहुत गंभीर आरोप थे। ये मुद्दे भी बार बार आपके अगेंस्ट उठाए गए, मुद्दे हैं तो कि शराब घोटाला हुआ है, पंजाब से यहाँ शराब आई थी, यहाँ चंडीगढ़ से शराब आई थी। गाड़ी का नंबर तो दे दो, आई होगी ना। और ये कहा गया कि फाइलें दबाकर बैठे हुए अनिल विज जी, इसलिए दुष्यंत चौटाला चाहकर भी कोई स्टेप नहीं उठा पाते। कब कहा अनिल विज ने कि मैंने फाइलें दबा रखी? आप देख के आए दबाई? नहीं, आपके विरोधी यही आरोप लगाते हैं। अरे मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्या आपने देखी? नहीं। फिर आरोप तो कोई कुछ लगा दे। मैं कल आपको कह दूं कि आप मेरे घर आए थे और ये कागज उठा के ले गए,
ओनस इज ऑन यू टू प्रूव ना कि नहीं लेके गए। क्या आप यही प्रूव करते रहेंगे मैं वो कागज नहीं लेके गई? लेकिन आरोप ये जो लोग विधानसभा में खड़े होके कहते थे, हमने तो उनसे विधानसभा में खड़े होके, आपने फिर मेरे एक घंटे का फिर आप उसकी चर्चा नहीं करते कभी कि मैंने कहा भी लाओ कागज दो। हाँ, मैंने देखा पूरा, वो बात नहीं करोगे आप। आपको तो जो चटकारा जिस 3 शब्दों में आता है वही बात करके आप छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए सदन के अंदर जो ऐसे ऐसे सवाल उठते, बाद में उसका एक एजेंडा बना जाता है। आपने पहले भी इस बात पर कहा कि मेरे अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा रचा गया, साजिशन मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें खड़ी की गई, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब आपसे ही मिले तो ज्यादा बेहतर होता है। आरोप तो जैसा आपने कहा कि कोई भी लगा देता है आरोप। 20 बार जवाब दे दूंगा, मगर मेरा 5 साल से जिस चीज से पेंडा नहीं छूट रहा वो घुमा फिरा के एक ही सीडी है। वही आप प्ले कर देते हो, वही आपके 10 साथी और प्ले कर देते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। मैं क्यों कहता हूं? अगर मैं कोई बात कह रहा हूं और इतनी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो उस आरोप के तथ्य भी तो लाइए। केमिकल निकाली शुगर मिल से, पी ली किसी ने सोनीपत जाके, वो मर गया, कह दिया फ्यूरियस लिकर थी। शुगर मिल में लिकर कहां से आ गई? मगर उनको दिखाने वाले आप दिखाना छोड़ दोगे इलॉजिकल चीजों को तो अपने आप लोग देखना छोड़ देंगे। बात तो ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से बात मेरी सारी ठीक है, मगर घुमा फिरा के आपने पूछनी जरूर है ना। पूछना क्योंकि हमारा फर्ज है। मैं तो चाहती हूँ कि बहुत बेबाकी से आप जवाब दीजिए, तभी ये प्लेटफॉर्म है, अनफिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड बातें हो रही, कोई कट नहीं लगेगा इसमें। दूसरा, मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि जिस तरह के आरोपों की हम बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ बैठे, आजकल पॉडकास्ट में सवाल पूछना और जवाब देना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। रिसेंटली केस हुआ है रिटायर्ड आईपीएस राम सिंह यादव का। उन्होंने माफी मांग ली पॉडकास्ट पे आके, उन्होंने आरोप लगाया, फिर माफी मांग ली पॉडकास्ट पे आके, लिखित में माफी मांग ली। मानहानि के केस हो जाते हैं, 100 करोड़ रुपए कहां से लेके आए सामने वाला। मतलब वो वाला केस क्या था? उसमें तो आपने भी अपने चाचा को थोड़ा फेवर किया। मैं एक चीज मानता हूं, केस ऐसा करो जिसमें वैल्यू ना हो, मगर आदमी के झूठ की वैल्यू पकड़ी जाए। और मैंने तो मेरी लाइफ में 1 रुपए का एक केस किया था और उससे मैंने सीखा कि जो इस तरह के तथ्य लाते हैं, कहते हैं, उनको जरूर आप सबक सिखाइए, मगर कोई पैसे के लालच में नहीं। मगर हाँ, 1 रुपए का अगर क्रिमिनल डेफर्मेशन डले तो अपने आप ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा। आपका कौन सा केस था 1 रुपए का? आपने कौन सा? अरे 2-3 केस कर रखे थे। बताइए जरा एक बार। अब क्यों उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना? एक केस तो अभी ताजा भी आप लोगों की तरफ से कर्ण चौटाला को लेकर। नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, हमारे प्रवक्ता है मनदीप बिश्नोई, उनने एक चीज के ऊपर जरूर इशू किया है और फैक्चुअल चीज है। जो बात कही गई है वो इनफैक्चुअल है और प्रूव करेंगे हम विद फैक्ट्स कि जिस दिन की घटनाक्रम है उस दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी दाता रामगढ़ थे। ऐसी बातें क्यों हो रही है? मैं परिवार पर आना ही नहीं चाहती इस पॉडकास्ट में, मुझे वो परिवार पे से मतलब ही नहीं है। अरे तो आप औरों का नाम लीजिए ना, छोड़िए। आपको भी चस्का वहीं चढ़ता है। नहीं, चस्का नहीं, मैं तो इस बात पे आना नहीं चाहती, लेकिन बात ये कि एक मतलब आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस आके देखो वो घटना का सुदेश जी मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, हम छोटे थे। वी रिसेंटली मूव्ड फ्रॉम तेजाखेड़ा टू सिरसा और सुबह 7:30-8 बजे 250-300 पुलिस वाले हमारे घर आ जाते हैं सिरसा पे, जो अभी भी रेजिडेंस है, और वहाँ छावनी जैसा माहौल बना दिया जाता है। और फिर मेरे ड्राइवर को हमारे सामने लेके गए और उस समय पुलिस डंडा वगैरह तो पब्लिकली मारा करती थी। मुझे याद है कि 407 कैंटर नहीं होता, हाँ जी, इसमें उल्टा लटका के मेरे ड्राइवर के डंडे मार रहे थे। आप लोगों के सामने ही सब कुछ? हाँ, यूं शहर के बीच में से लेकर गए। तो मेरे को पूरे उस वाक्य का वो एक इंसिडेंट तो याद है क्योंकि मेरे सामने हुआ था। आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की इस बारे में? कंप्लेंट तो जब माहौल ही ऐसा था कि डॉक्टर साहब को भागना पड़ रहा था और फिर बाद में उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि वो रेलवे का केस था एंड ही वाज सिटिंग एमएलए राजस्थान। तो उनको क्योंकि मुझे वो दिन याद है, शाम को मैं खाना लेकर गया था और डॉक्टर साहब को अरेस्ट करके रखा हुआ था रेलवे स्टेशन का गेस्ट हाउस को टेम्परेरी जेल बना। अच्छा। तो उनको वहां रोका गया था और ये अमीर चंद चावला जी और ये 5 लोग जो थे,
इनके लिए, क्योंकि मैं सेंट जेवियर्स पढ़ता था, तो खाना इनका जब मेरे को स्कूल से लेने जाते थे तो वो उस गाड़ी में आता था, तो फिर हम वो टिफिन लेके और जेल के अंदर जाकर दे के आया करते थे। मुझे वो थोड़ा थोड़ा ब्लर सा वो वाक्य याद है, बिकॉज मैं भी शायद क्लास 2 में था। अच्छा। इतना ज्यादा मुझे उस टाइम का याद भी नहीं। लेकिन कोई इस तरह से अगर आपके ड्राइवर को मारा तो आप कोई पावरफुल लोग, नॉर्मल लोग तो थे नहीं, बहुत पावरफुल लोग थे, उस दौरान सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। उस दौरान आप लोगों का ये तंत्र जो कैमरे वाला है ये बड़ा कमजोर था। स्टिल फोटोग्राफी थी, बड़े कैमरे थे नहीं, क्योंकि उनके अंदर भी कैसेटों में रिकॉर्डिंग होती थी। आज तो मोबाइल है ना, आज तो 2 मिनट में आप ये चीज बता सकते हो। आरटीआई है, उसमें तो आरटीआई भी नहीं थी। मगर मैं तो 2-3 आपके पॉडकास्टर्स का धन्यवाद करूंगा कि उनने कितनी इस वाक्य के बाद रिसर्च करके और एक एक तथ्य को लाने का काम किया। वो हमारे सिरसा से बलजीत जी है, वो तो फिफाना जाके और उस घर में जाके ये दिखाया कि यहाँ तूड़ी का कोठड़ा नहीं था जहां से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अरेस्ट दिखाया, या उस समय उनका इनकाउंटर करने का जो एक साजिश रची जा रही थी उसके बारे में बताया। तो देखो कितने वाक्य हैं जो शायद अनहर्ड ही रह जाए अगर उन पर चर्चा ना हो। लेकिन तेजाखेड़ा फार्म को लेके भी तो बहुत सारे आरोप लगते हैं, इससे फैमिली की इमेज को भी तो डैमेज हुआ होगा। अरे आरोप, क्या सच्चाई अभी है? आपको मैंने कहा आरोप लगाना आज के समय कितना आसान हो चुका है। अगला तो जवाब देता रह जाएगा उसके ऊपर कि भी मैंने नहीं किया, मैंने। चलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, कोई दूसरा पत्रकार सवाल पूछ रहा, कोई आम आदमी सवाल पूछ रहा, बात बनती है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी तक कह रहे थे कि जब इनका राज था आईपीएस को इसको छितर मारते थे। तेजाखेड़ा फार्म हाउस का भी जिक्र आ जाता है बार बार। मतलब उस लेवल के लोग, जब वो सिक्योरिटी वाली बात पे, उस पर भी आऊंगी मैं, वो सिक्योरिटी जो वापस दी उस वाली बात के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे थे, अपना जवाब दे रहे थे कि ये इनको तोड़ निकालने के ऐसे काम करते हैं। मैं आपको एक वाकया बता देता हूं, क्योंकि इस पूरे दौर में मैं डीजीपी कपूर साहब जो पहले थे, एडीजी सीआईडी सौरभ सिंह जी, इनसे टच में था और मेरी उस समय मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी, क्योंकि दिग्विजय को एक मैसेज आया और उस वीडियो के अंदर कोई एक स्टैचू दिग्विजय ने लगाया था, उस पे रिवॉल्वर से फायर मारे जा रहे हैं। शायद वो वीडियो आपने भी देखी। और यही लेडी एसपी, उस समय एसपी थी। अच्छा। रात को वो मेरे को कहती हैं कि जी हमने टीम भेजी है और वहां कोई बुलेट्स नहीं है। फिर ये मामला एसटीएफ को दे दिया गया हिसार, और हिसार एसटीएफ ने फोरेंसिक्स की टीम ले जाकर, और जब वहां इन्वेस्टिगेशन करी तो स्टैचू पे भी बुलेट मार्क दिखे। अच्छा। और स्टैचू के साथ एक कमरा है, उसके ऊपर भी बुलेट मार्क्स दिखे। थ्रेड परसेप्शन तो प्रूव होता है। करंट डीजी ने एक चिट्ठी निकाल दी कि जिनके पास इस तरह की सिक्योरिटी है वो विड्रॉ करी जाए, और एसपी एसएचओ जिम्मेवार हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। या तो कल इस प्रदेश में कोई घटना हो जाती है तो आप लोग जिम्मेवारी लेने को तैयार है एज एसएचओज एंड एसपीज, तो ठीक है, फिर तो प्रदेश सुरक्षित है। सिमिलर केस आया राहुल फाजिलपुरिया जो हमारे लोकसभा कैंडिडेट थे। 2 इंसिडेंट हैं। फाजिलपुरिया अपने घर से और कहीं जा रहा था और उसके पास थार गाड़ी थी, उसके ऊपर गोली चली, 3 बुलेट मार्क्स गाड़ी के ऊपर है। मैं स्वयं जाके सीपी अरोड़ा जी से मिल के आया। अरोड़ा जी ने मेरे बैठे बैठे, हितेश यादव वहां शायद डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, एसीपी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई, उनने सिक्योरिटी कवर दिया। चलो गोली चली, क्राइम हुआ, पुलिस का काम था पकड़ना है, पुलिस ने कार्रवाई भी अच्छी करी। 11 लोग उस मामले में आज अरेस्टेड हैं, 5 के तो शायद पांव में ड्यूरिंग इनकाउंटर गोली लगी। हाँ जी, हाँ जी। 11 लोगों को आप अरेस्ट करते हैं, उधर वहां गोली के मार्क्स मिलते हैं, और आप कहते हो भी क्राइम नहीं हुआ, दे डोंट नीड सिक्योरिटी। ना दो भाई, कल कुछ होता है देन द डीजी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती भी है, क्योंकि हमने पंजाब में देखा सिद्धू मूसेवाला केस की, वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, किसी की सिक्योरिटी वापस देना है, सिक्योरिटी वापस दी, तो यहाँ पे रिवील कर दिया और उसके कुछ दिन के बाद ही सिद्धू मूसेवाला का। अरे रिवील क्या कर दिया, 6 में से 3 लड़के हटाए थे। 6 लड़के उसके पास थे जो आपके साथियों ने दिखाया, 3 विड्रॉ कर लिए, 3 24 घंटे की ड्यूटी नहीं कर पाए, तो घटना को करने वाले आदमी कर गए।
मुझे याद है मैं बॉम्बे गया हुआ था और सलमान खान जी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने अपना घटना बताई कि मेरे फार्म हाउस पे ऐसे ऐसे जो लोग रेकी कर रहे थे वो पकड़े गए। और वो रेकी कैसे करते थे, वो आकर आपके गेट वालों से पूछ जाते थे भाई कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कैसे जाएंगे, और तभी जाके तो मोडस ऑपरेंडी तय होता है। अगर उनको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन नहीं है तो आप लिखित में दे दीजिए ना थ्रेट परसेप्शन नहीं है। ये कुछ उसका भी लिंक हो सकता है कि आपने थार को लेकर, बुलेट को लेकर पोस्ट कर दी थी। देखो, आप बोल्ड पत्रकार हो, आपके 5 महिला पत्रकार साथी देश भर में, चाहे वो आज तक में हो, एनडीटीवी में हो, उनके मैंने इंटरव्यू में साथ बैठा हुआ हूं। एक तो लाल थार लाई हुई थी, 3 को मैंने अभी बिहार चुनाव में बुलेट चलाते देखा है। तो आपको ये कहना कि भी बाइक एंड कार आर आइडेंटिटीज ऑफ अ क्राइम, ये गलत है। मैं बारी बारी खुद बुलेट चलाती हूँ, मेरे पास पर्सनल बुलेट है, तो मुझे भी लगा उस दिन पढ़ के। अरे आप छोड़ो, मैं करनाल में पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले हमारे एक सीनियर साथी है पार्टी का, उसके घर गया और उसके घर पे 15-20 व्यापारी सोच के आदमी थे, अलग अलग तरह का जो व्यापार करते हैं और अलग अलग समाज से थे। आप मानोगे कि एक अग्रवाल जी ने मेरे को क्या कहा, कहते जी 4 दिन पहले थार लाया था, अब बेटा कहता है बेच दो नहीं तो पुलिस वाले तंग करेंगे। सिर्फ एक स्टेटमेंट से इस तरह का घटनाक्रम एक व्यापारी के घर में हो रहा है, तो आप लार्जर पिक्चर देखो ना। मैं तो हैरान हूं कि 2 बड़ी कंपनीज हैं, इनने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। नहीं तो थेफ्ट आइडेंटिटी में अगर सबसे ज्यादा कोई बाइक यूज होता है तो शायद हीरो का होता हो, छोटा सस्ता, और गाड़ी कोई यूज होती है तो मारुति की होती है। और आप लाल किले का इंसिडेंट उतार लो, ना थार थी ना बुलेट था, एक फोर्ड की गाड़ी थी और एक मारुति की गाड़ी थी। मुझे लगता है कि इस तरह का उदाहरण देना ही नहीं चाहिए। आपकी जो ड्यूटी है आप उसको अच्छे से पूरा करो। और आज हरियाणा में जो हालात है वो सबके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने चढ़ा रखा है ना। नहीं, हमने तो नहीं चढ़ा। दिखा के इतना ज्यादा माहौल बना दिया कि अगला हर रोज कुछ नया तो बोलेगा ही, और कहां से बोलेगा। आप लोग नीचे ले आओ। अगर हम लोगों ने नहीं, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण पे उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। आप कह रहे हो भी इतना नहीं बोलना चाहिए, तो वो बोल क्यों रहा है कोई कि हर रोज बोलने के लिए माइक लगा दी जाएंगे, तो वो नई चीज तो लाएगा ना, नहीं तो फिर लोग व्यूअर्स बोर हो जाते हैं। चाहिए व्यूज भी चाहिए लोगों को, हम लोगों को व्यूज भी चाहिए। नहीं, आपको तो चाहिए मगर शायद जो लोग ऑफिस में है उनको इन चीजों पे ना आने चाहिए। मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई। ये IAS IPS है ना, जब ये अपनी पहली ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उससे पहले एक चीज साइन करते हैं कि ये मीडिया इंटरेक्शन नहीं करेंगे। अच्छा। टिल इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप किसी रिटायर्ड IAS से इंटरव्यू करके पूछ लेना कि क्या उनको एकेडमी में ये सिखाया नहीं जाता था कि आपकी इंटरेक्शन ओनली इन टाइम्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड विल बी डन। मगर शायद अब इतना ज्यादा शौक हो चुका कि हमें भी उतना ही दिखना है जितना शायद पॉलिटिशियंस दिखते हैं या और लोग दिखते हैं, तो ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और कहीं ना कहीं जिनकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई उनके पब्लिक डीलिंग जो है वो कम हो गई, उनका जो ड्यूटी टाइम है वो कम हो गया, और इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान आने लग गया। जो काम करना चाहिए उस काम पे ज्यादा फोकस नहीं है। बहुत सारी पर्सनल बातें हम करेंगे आपसे, कुछ आपकी लाइफ को लेके जितना मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर से पता लगा या मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ, लेकिन 2-3 पॉलिटिकल सवाल रहते हैं। रणजीत सिंह चौटाला को लेकर पिक्चर क्लियर कीजिएगा। रणजीत सिंह चौटाला क्लोज आए, आपके परिवार तो है ही वो आपका, लेकिन पार्टी को लेकर भी कई बार ऐसा लगा कि वो शायद जेजेपी ज्वाइन कर ले या फिर वो परिवार को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे से पूछने से अच्छा आप उनसे पूछो तो बेहतर है। हमारा संगठन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसमें कोई आए हम उसका स्वागत करेंगे, मगर किसी को धक्के से तो लाया नहीं जा सकता। इच्छा तो होनी चाहिए, और अगर आएंगे हमारे बड़े हैं तो मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई आपत्ति नहीं होगी? आपको भी नहीं होगी आपत्ति? हम तो ब्रांचेस हैं। हाँ। उस टहनी के, मुझे लगता है जब टहनी को जिसने खुराक देनी है सारी
ब्रांचेस को। मैं ये सवाल इसलिए पूछा था फिर से क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने मेरे साथ ही बैठकर कहा था कि रणजीत चौटाला को लेकर कि ये पीठ पे छुरा घोंपने वाले लोग हैं चौधरी देवीलाल के, तो इनकी कैसे हम, उन्होंने मुझे बकायदा एक बुक भी दी, हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाला कि किताब है, एक बड़े ऑफिसर ने लिखी है, तो उसमें जाके देखिए कि कैसे देवीलाल के साथ इन्होंने क्या किया था, महम कांड का भी जिक्र है, तमाम चीजें हैं। तो जब वो नहीं अपना रहे तो आप लोग अपना रहे हैं उनको, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री फिर कई पन्ने उठाने खोलने पड़ेंगे। फिर आप मेरे मुंह से कहलाएंगे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। अगर वो चौधरी रंजीत सिंह जी के लिए बात करते हैं तो जिनने को उनने इनेलो का संरक्षक बनाया है, उसके लिए उस व्यक्ति के लिए क्या बात कहेंगे? आपको पता है रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है संपत सिंह, और संपत सिंह जी की अगर आपने स्टेटमेंट ना सुनी हो तो चौधरी भजनलाल जी के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए संपत सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाने वाले व्यक्ति ये थे। शायद चौधरी रंजीत सिंह जी ने चौधरी देवीलाल पे तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करी। तो सीरियसनेस एंड नॉन सीरियसनेस यहां दिखती है कि जो जुबान के धनी हैं उनकी जुबान में असलियत में धन कितना है। और अगर आपको तथ्य चाहिए तो 2009 से लेकर 2019 तक के एक एक न्यूज चैनल से तथ्य निकाल के दे सकता हूं कि इनेलो के लिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल आज के नए संरक्षक ने किया। शायद चौधरी रंजीत सिंह जी ने अपने जीवन काल में चौधरी देवीलाल को कभी बुरा नहीं कहा। इसलिए सीरियसनेस ऑफ पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल स्टैंड इज इंपॉर्टेंट। अभय चौटाला स्टैंड लेते पॉलिटिकली? कौन सा लिया है? प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चला गया, वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। संरक्षक छोड़ के चला गया, दगा दे के वो संरक्षक बन जाता है। तो कहां स्टैंड है? इसको पॉजिटिव वे में नहीं देख सकते कि लोग छोड़ के आ रहे, कोई तो बात होगी। बहुत सारे लोग पॉजिटिव लीजिए ना। अब तो बहुत ज्वाइनिंग हो रही है एनएलडी में। करो ना ज्वाइन, कौन पॉलिटिकल पार्टी है, काम ही है आदमी जोड़ना। मगर मैं आप वाली बात पर दोबारा आता हूं, क्या ये सीरियसनेस है? फिर तो जयप्रकाश को ज्वाइन करा लो ना, या किसी और जो साथी छोड़ के गया था उसको ढूंढो, उसको भी ज्वाइन कराओ। पॉलिटिकल एथिक्स भी कुछ चीज होंगे, या बिल्कुल ही एथिक्स नहीं है। फिर तो जो कांग्रेस से और राहुल गांधी सोनिया गांधी को गाड़ी दे दे के बीजेपी में गए हैं, फिर तो कांग्रेस भी दरवाजे खोल दे, आ जाओ भी वापस, कोई बात नहीं, तुमने दे दी, ठीक है, पॉलिटिक्स थी। मैंने तो कभी चौटाला साहब को ऐसे आदमियों को वापस लेते नहीं देखा। मैंने तो कभी सरदार प्रकाश सिंह बादल को ऐसे आदमियों को वापस लेते नहीं देखा। मैंने तो शायद मुलायम सिंह जी को ऐसे आदमियों को वापस लाते नहीं देखा। एथिक्स वाली पॉलिटिक्स तो करिए। आपके यानी घर वापसी, जो लोग चले गए घर वापसी नहीं होगी उन लोगों की आपकी पार्टी? अरे तो कोई गया है, उसने अपशब्द बोले हैं, उसको तो वापस लेने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन आपकी तरफ से भी ऐसी कोशिशें हुई कि परिवार फिर से एक हो जाए। ये 2024 के विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। मैं एक बार पूरी बात करना चाहती हूँ मैं इस पे। तो इसको लेके जब मैंने सवाल पूछा अभय सिंह चौटाला जी से, तो उन्होंने कहा कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं बचा, अब आएंगे ये। रणजीत सिंह चौटाला भी इसलिए कह रहे कि परिवार एक हो जाए कि इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। आप मेरी एक स्टेटमेंट उठाकर मुझे दिखा दिए जहां मैं कहता हूं कि इस प्रयास को आगे लेकर चलिए। आप तो बोले ही नहीं, मैं तो कह रही 2024 के बाद, तो अब खुलकर आप बोल रहे। अरे मैं 2019 के बाद कभी बोलूं, 18 के बाद मैंने कहा। छोड़ दीजिए आप, मैं तो आपको 8 साल का वाक्य देता हूं खुले किताब की तरह कि बताइए। दिग्विजय और अजय चौटाला जी कई बार ऐसा पब्लिकली बोल चुके थे। क्या बोला है? कि करनी चाहिए कोशिशें फिर से परिवार होना। किसके लिए कहते थे? चौटाला साहब के लिए कहते थे कि वो बुलाएंगे तो जरूर। उसके बाद भी चौटाला साहब, मुझे नहीं लगता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कभी कहा है। रणजीत सिंह चौटाला अभी रिसेंटली उन्होंने भी, चौधरी रंजीत सिंह जी ने एक प्रयास किया और मुझे लगता है उनके प्रयास करने से पहले बड़े खारे शब्द उनको सुनने पड़े, जिससे शायद वो भी आहत होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कोई कदम उठा है।
और अब तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी हाथ जोड़ दिया, पेंडा छोड़ो, आप लोग भी छोड़ दो। मैं तो आना नहीं चाहती थी इस टॉपिक पे, पर चलो घूम फिर के बातें कहीं ना कहीं आई जाती हैं। एक आपसे सवाल, अब थोड़े से निजी सवालों की तरफ जाएंगे। मैंने कुछ लोगों से बात की जो आपके भी शायद कुछ करीबी रहे होंगे, तभी वो बता पाए कि इस वक्त जो जनरेशन है ना, अपनी पॉलिटिकल जनरेशन है, उनमें दुष्यंत चौटाला ऐसे राजनेता हैं जो पढ़ाई लिखाई बहुत करते हैं, पढ़ते लिखते बहुत हैं, तथ्यों को ढूंढते हैं, फिर उन पर बात करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक बातें अपने माइंड में एक रोड मैप बना के चलते हैं। सुदेश जी, मैं पार्लियामेंट में गया था, या उससे पहले चलो मेरा सौभाग्य था, मुझे अमेरिका पढ़ने का मौका मिला। रीडिंग और डाटा क्रंचिंग ये हर राजनीतिक आदमी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। रीडिंग करंट इश्यूज हो या हिस्टोरिकल इश्यूज हो, बहुत सिखाती है। और डाटा क्रंचिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आंकड़े जो हैं वो कईयों को आईना दिखा जाते हैं। जब नंबरों की बात आती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके निराधार आरोप लगा देते हैं, मगर जब उनको आंकड़े दिखाए जाए, दर्शाए जाए, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो हाँ, मैं मेरे जीवन काल के अंदर इसको एक एडवांटेज मानता हूँ कि मैं इन चीज़ों पर फोकस्ड हूँ और अपना फोकस जो है उसको और स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ूँगा। किस तरह किताबें पढ़ते हैं आप? देखिए, हर तरह की है। मैं आपको बताऊं, नहीं, मैंने तो आर्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर भी पढ़ी हुई है। शायद उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मगर जीवन में उसको यूटिलाइज करो तो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा ही मॉडर्न वॉरफेयर है आर्ट्स। ऐसे ही टिपिंग पॉइंट है मैल्कम ग्लैडवेल की, शायद उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसमें बहुत से ऐसी सिचुएशन एनालाइज करी हुई है बुक राइटर ने, जो आप अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हो। तो हर तरह की बुक है। और शायद आपको भी हैरानी होगी कि मैंने अपनी लाइफ में कोई किताब फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि मैं ऑडियो बुक सुनना पसंद करता। अच्छा। मैं ज्यादा किताब को पढ़ूंगा अभी तो मेरे को नींद आने लग जाती है, बट मैं ट्रेडमिल पे चढ़ा हुआ हूँ या सैर कर रहा हूँ और कान में अपने ईयरप्लग्स लगा रखे हैं, तो मैं 3 घंटे भी किताब को सुन सकता हूँ और मेरी वो एनर्जिक पावर है। ट्रैवल बहुत करना पड़ता तो ट्रैवलिंग में भी आप सबसे इजी रहता है। आप गाड़ी में बैठे भी हैं तो आपने ईयरबड लगा लिया और अपना आराम से सुनते चले गए, ना साथ वाला डिस्टर्ब होता, प्लस आपको वो नॉलेज तो गेन हो ही रही। पॉडकास्टिंग का भी टाइम है आजकल, पॉडकास्ट भी लोग, मतलब मैं भी शुरू कर हूँ। हाँ। नहीं करो मत, सुनो, मतलब मैं कह रही बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं आजकल, उससे भी बहुत नॉलेज मिलती है बहुत मतलब बुक्स के साथ साथ, जैसे मुझे बुक रीडिंग का शौक है बहुत, और उसके साथ साथ मैं पॉडकास्टिंग पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब काफी कुछ सुनने समझने को। लाइक माइंडेड लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी दुनिया से नहीं है। कई आपको शायद ऐसे लोग भी मिल जाए जिन लोगों के बारे में आपने प्रैक्टिकली कभी देखा सोचा भी नहीं होगा, और उनके पास इतने अच्छे डाटाज हैं, उनका विजन ही अलग होता है। मतलब जैसे मुझे याद है दिलीप चेरियन जी, मैं और न्यूज एक्स की एंकर थी प्रिया जी, उनके शो पे बैठे थे और मैंने वहां बैठे बैठे कहा, मैंने कहा कोई पॉपुलेशन की बात नहीं करता, 125 करोड़ हो रखी थी उस समय, 2015 की बात है शायद। तो दिलीप चेरियन मेरी तरफ देख के कहते हैं दैट्स द ब्लू एलिफेंट एवरीबॉडी वांट्स टू लुक एट बट नोबडी वांट्स टू डिस्कस इट। और चलो, मेरे को वो मौका, उनसे सुना ये डायलॉग, और मैं फिर पार्लियामेंट में एक दिन टॉपिक आया और शाम का समय था और प्रधानमंत्री जी बैठे थे। मैंने कहा वो नीला हाथी है जो सब देखना पसंद करता है, चर्चा कोई नहीं कर सकता, वो जनसंख्या है, मगर इस पे कोई चर्चा ही नहीं करता। और 140 करोड़ हो गए हम, 5 साल में हम चाइना को बीट करके दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएंगे, मगर साइड इफेक्ट्स कौन झेलेगा उसके? झेल ही रहे हैं हम लोग, झेल ही रहे हैं आज। मगर किसी को कह सकते हो इस देश के अंदर कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करने? नहीं। उसकी सब्सिडी बंद कर सकते हो। आप संसद में भी रहे, सांसद के रूप में भी बहुत मतलब देश के युवा सांसद थे, आप सबसे युवा सांसद थे। आज जब संसद चल रही है तब भी अब लोग बात करने लगे हैं, चाहे पॉडकास्टिंग के जरिए या फिर सोशल मीडिया पे, वो बातें होती जो होनी चाहिए संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर। आपको भी उस वक्त भी लगा, आज भी लगा कि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है, पोल्यूशन से दम घुट रहा, वहीं दिल्ली में बैठ के आप बहस कर रहे हो, उसके लिए आपके पास 1 घंटा नहीं निकालने को। सुदेश जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं
उस दौर में सांसद बना जब सीनियर्स भी थे, यंगस्टर्स भी थे और डिबेट्स भी थी। आप कई बार पार्लियामेंट की मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, रात का 11 बजे का टाइम आएगा। एक बार तो मुझे याद है 12:45 बजे मैंने रात को भाषण दिया था, चाहे 2 मिनट मिले हो मेरे को, 12:45 बजे। पार्टी के जितने मेंबर्स के हिसाब से वो अलग होता, क्योंकि वो डिबेट लंबी थी और वो एक दिन में कंक्लूड करनी थी। तो मगर मेरा सौभाग्य क्या था कि इन 5 years वी डिड नॉट हैव 15 डिस्ट्रप्शंस, कि 15 दिन भी ऐसे नहीं थे जहां डिबेट ना हुई हो, हाउस बंद रहा। पर आज की बात ये है दुष्यंत जी कि वंदे मातरम पे डिबेट हो रही है, डिस्टर्बेंस तो छोड़ दीजिए। अब ये हालत है कि साल में 15 दिन डिबेट नहीं होती उस सदन में, दूसरा टर्म है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो अपने आप एक रिस्क फैक्टर ये डेमोक्रेसी के लिए भी रह जाएगा कि हेल्दी डिबेटर्स नहीं बचेंगे, हेल्दी डिस्कशनर्स नहीं बचेंगे। किसका नुकसान है? युवाओं का नुकसान है। युवाओं के मुद्दे देश का नुकसान, देश की बेरोजगारी की बात नहीं होती, महंगाई की, रुपया गिर रहा है तो आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनेंगे आपको हंसी आएगी। ये तो ओवरऑल बात वहां के एमपीज की आप बात सुनेंगे कि हंसी आएगी। नुकसान ही देश को है। हम बात करते हैं संसद में चर्चाएं जिन मुद्दों पर होनी चाहिए उन पर चर्चा हो ही नहीं रही है, और युवा आज कह रहे हैं कि हमारी बातें होनी चाहिए। रुपया गिर गया है, क्यों गिर गया, इस पर महंगाई बढ़ रही, उस पर बात करो, बेरोजगारी पर आप बात है करो। कि आज $90 प्लस, आज भी 40 पैसा गिर गया। और नहीं, मैं ये बता, $90 प्लस। हाँ। आज सोना 130 प्लस। अर्थव्यवस्था इसका मतलब कमजोर हुई है, मगर डिस्कशन किस चीज पे चल रही है जो शायद कभी चर्चा का विषय भी नहीं होनी चाहिए, कि एक नारा किसी कार्यकर्ता ने दे दिया और उस पर माफी मांगी जाए। अगर मैं रिकॉर्डिंग्स निकलवाऊं तो शायद बीजेपी के लोगों ने भी यही नारा आज से 10 साल पहले कांग्रेस के लिए किया होगा। ये तो बेसिक 5-6 नारे हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी धरने प्रदर्शनों में सबसे आगे लेकर चलती है। बिल्कुल ना हो तो बताओ। ये तो मेरे खिलाफ भी सरपंचों ने जब यहाँ पंचकुला धरना दिया, या 2020 के अंदर आड़तियों ने धरने दिए मेरे विरुद्ध, उनने भी तो ये नारे लगाए। मेरी तो ये तो चलो नारा था कब्र वाला, हाँ जी। मेरा ही तो शव यात्रा निकाली हुई है। क्या पॉलिटिकल आदमी को इन चीजों की तरफ डिबेट्स ले जानी चाहिए? हाउसेज की, जो इस देश के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक मंदिर है, फिर तो यही काम रह जाएगा इलेक्टेड पॉलिटिशियंस का। आपको नहीं लगता कि जो 3 मुद्दे मैंने आपको गिनवाई दिए हैं, फिर सबसे बड़ा मुद्दा तो चुनाव आयोग का था कि डेमोक्रेसी पे आपके सवाल उठ रहे हैं, लोगों में विश्वास कैसे बनाओगे आप? उस मुद्दे को छोड़ दिया, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात नहीं हो रही है, जवाब नहीं दिया जा रहा इन मुद्दों पे। और जब दूसरा कि ट्रम्प बार बार डील की बात करते हैं, आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया सब अमेरिका ने, बाकी ऐसी कंट्रीज है। आप ये देखिए, अमेरिका ने तो टैरिफ लगाया, मैक्सिको से और लगवा दिया। कि मैक्सिको ने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। इसका मतलब तो आने वाले भविष्य में आप सुपर पावर बनने की सोचते हैं, और आपको तो पावर में रखने से भी नहीं वो लोग कतरा रहे। फिर तो कल अमेरिका कह देगा इंडिया में ये फ्लाइटें उड़ेंगी, ये नहीं उड़ेंगी। क्या हम 140 करोड़ के होकर भी उस देश पे डिपेंडेंट हैं? क्या हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को चाइना जैसा सॉलिडिफाई नहीं कर सकते कि मजबूरी बन जाए उन बड़े देशों की भी कि वो हम पे डिपेंडेंट रहे? नहीं, अब जो डिपेंडेंट थे भी अमेरिका जैसे, क्योंकि अब सारा आईटी हब तो बनाया इंडिया के लोगों ने उसको जाकर है, तो उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया जा रहा है? वहां पर वीजा को कैसे रूल्स चेंज कर दिए हैं, और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारी चलती है। चाइना के साथ हम पहले रिश्ते, देखो अमेरिका जिस नियत से आगे बढ़ रहा है बहुत लंबा चलेगा नहीं, और उसका रीजन देयर ऑफ है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक दबाव बनाकर बिजनेस लाने की पॉलिसी बना ली है। आप बड़े भाई हो सकते हो पर बड़े बुली नहीं हो सकते। आज वो जमाना नहीं रहा जो शायद इंदिरा जी को 2 दिन बिठाए रखने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं मिला था। वो जमाना था, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत थी, मगर आज तो अमेरिका जैसी ताकतें भी बहुत है जो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है। और मुझे लगता है इंडिया शुड फोकस ऑन दिस, और ये तो चलते रहेंगे। आईटी एम्प्लॉइज की फीस बढ़ा देंगे,
अरे आप वो तो उनने तो काम करना है। ये बात तो ये भी ना दुष्यंत जी की मेड इन इंडिया की बातें हुई थी, अरे स्मार्ट तो सिटीज की बात हुई थी, वो कहाँ चले सुदेश गए? जी, उनने काम करना है। आप ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन यूटिलाइजेशन पे काम करो ना। आप उनको सुविधा यहां देने लग जाओ। बिल्कुल। लाख सवा लाख करोड़ रुपए एडिशनल स्टेट एक्सचेकर का लग जाएगा, आप व्यवस्था बना के दे दो, वो यही रुक जाएंगे। मुझे याद है जब मैं ड्रोन पॉलिसी बना रहा था, या ITES पॉलिसी बना रहा था, या स्टार्टअप पॉलिसी बना रहा था, या डाटा बैंक पॉलिसी बना रहा था, मैंने देश के बड़े बड़े इस फील्ड के इंडस्ट्री के लोगों से बैठक करी। और बैठक करके जब हमने निष्कर्ष निकाला तो ये पता चला कि अगर हम उनको X कोई बेनिफिट दे रहा है, X+1 का बेनिफिट देते, वो शाम को झोला उठा के यहां आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। और मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई, गाड़ी स्क्रैप करने की। आप मानोगे हरियाणा में कितने स्क्रैप के प्लांट लग गए? 11। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा स्क्रैपिंग प्लांट जो है वो हरियाणा में, सिर्फ इसलिए कि हमने वो एक X बेनिफिट जो देना था वो +1 करके दे दिया। मारुति गुजरात क्यों नहीं गई, खरखोदा में क्यों रह गई? क्योंकि उनको पता था कि जहाज से जब CEO जापान से उतरेगा तो उसको गुड़गांव, मानेसर, खरखोदा एक दिन में कवर करके वापस जाने की क्षमता है। और अगर उसको यहाँ आके गुजरात जाना पड़ा और गुजरात से फिर दिल्ली आके फ्लाइट पकड़ के जानी पड़ी तो उसके 2 दिन खराब होंगे। और ये आज लिख लेना, इन फ्यूचर मनी विल नॉट हैव वैल्यू, टाइम विल हैव वैल्यू। जो आपका समय है ना, अगर आप 2 मिनट वो समय बचा सकते हो और वही आउटपुट ला सकते हो तो उस 2 मिनट की वैल्यूएशन 2 रुपए से ज्यादा। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी करंट ऐसा कोई पॉलिटिकल फिगर है जो मतलब जिसको आप माने कि हाँ ये मेरा रोल मॉडल है, या फिर ये बेस्ट रोल मॉडल छोड़ दीजिए कि ये अच्छा कर रहा है? हर फील्ड में पॉलिटिकल लोग हैं और वो अपनी ओर से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कहना कि ये इकलौता मैं फिगर मानूंगा कि भी पॉलिटिकली बहुत अच्छा कर रहा है, तो शायद मेरे लिए भी पॉलिटिकली अच्छा नहीं होगा। अब पॉलिटिकल सवाल भी हम एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ। मेरे साथ GST काउंसिल में बहुत से मेंबर्स थे और मुझे खुशी है, जिसमें अजीत पवार जी मेरी कमेटी के चेयरमैन थे, आज डिप्टी CM हैं, या फिर आपके बोमई जी मेरी कमेटी के चेयरमैन थे, वो चीफ मिनिस्टर बने। वहीं मेरे साथ 5 MP थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, निम्फुन रियो थे, संगमा जी थे, जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या खुशी नहीं होती? दे आर ऑल्सो फिगर्स, दे आर ऑल्सो पॉलिटिकल पीपल एंड दे हैव अचीव्ड व्हाट आई ऑल्सो अचीव्ड। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री से तो आप बता सकते नहीं बता सकते। देखिए, चौधरी देवीलाल जी हमारे पैटर्न भी रहे हैं, हमारे इनविजन लीडर भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी विजनरी थे। उनने जो इस देश के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नक्शा बनाया, मुझे लगता है आज गडकरी जी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ रोड नेटवर्क फैलाने का, तो उसकी वजह से हुआ। अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंह जी की, जो FDI लेके आए, उस FDI से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस लेवल पर आई, और चौटाला साहब जब वैट लेके आए, वैट से जो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, उससे जो रिजल्ट आए, आज उसका फ्रूट हम खा ही रहे हैं ना। चाहे GST काउंसिल में रहे, मैं अपनी बात कर लूं, मैं 3 कमेटियों में रहा हूं GST काउंसिल में। एक का मैं कन्वीनर था, जो टैक्स ट्रिब्यूनल कमेटी थी, और मुझे खुशी है इस में पहला टैक्स ट्रिब्यूनल आएगा जी। दूसरी कमेटी मेरे पास ये थी जो टैक्स रिफॉर्म्स पे थी, और अभी रिसेंटली इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन जो दी थी मेरे टाइम पे, वो प्रधानमंत्री ने मानी और नवरात्रों में लागू करी। 5%, 40% और 12%। ये टैक्स रिफॉर्म हमारे लिखित में दिए गए। तो इस तरीके से बहुत से लोग रहे हैं। एंड आप जब उस लेवल पर पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप देखते हो देश में कितना टैलेंट है। मतलब आप भी नहीं सोच सकते हो कि पॉलिटिक्स में लोग ये सोचते हैं यार ये जीत जाता है, बन जाता है, मगर कितना हार्ड पेन उन लोगों को लेना पड़ता है बिहाइंड द वर्क दे डू। मैं 34 साल का था और GST काउंसिल का मेंबर और चेयरमैन होने के नाते टैक्स ट्रिब्यूनल कमेटी का आई हैड टू गिव अ प्रेजेंटेशन टू द फुल काउंसिल, जिसमें 37 UT और स्टेट्स के लोग थे, जिसमें गवर्नर भी थे, जैसे पंजाब के गवर्नर थे चंडीगढ़ की तरफ से, और IAS अफसर भी थे।
और मैं 11 बजे लगा काउंसिल को समझाने कि ट्रिब्यूनल कितने जरूरी है। लंच ब्रेक हो गया, लंच के बाद हम दोबारा बैठ गए और 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद काउंसिल ने मेरी रिकमेंडेशन को एज अ चेयरपर्सन, हमारी कमेटी की रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया। और अभी नॉर्थ ईस्ट में गवर्नर लगे हैं, वो उस समय रेवेन्यू सेक्रेटरी थे मिस्टर अग्रवाल। अच्छा। ही कम्स टू मी आफ्टर द मीटिंग कंक्लूड, पर मेरे को आकर कहते हैं, सर आई एम रियली प्राउड कि एट दिस एज यू कुड कन्विंस अ क्राउड डबल योर एज। तो ठीक है, दैट इज योर एबिलिटी एंड पावर टू कन्विंस पीपल। और मुझे लगता है पॉलिटिकल आदमी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि वो लार्जर क्राउड को कन्विंस करे। आपके लिए क्या सबसे बड़ा अभी तक का चैलेंज आपके सामने आया? एक बार जब पिता जेल में थे तो आपको राजनीति में आना पड़ा, वो वाला फेज, या फिर जब 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया और डाउनफॉल देखा आपने अपनी ही पार्टी का, क्या चैलेंजिंग था? एप्पल एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी पुट टुगेदर। वो दौर एक अलग दौर था। मैं 24 साल का था उस समय, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमें कोर्ट भी देखना था, हमें जेल भी देखनी थी, हमें पॉलिटिक्स भी देखनी थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो यू कैन नॉट कंपेयर दैट टू दिस। इसमें तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर साहब बाहर है, उनका सहयोग हर तरीके से है। तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। और शायद वो दौर तो मैं कहता हूँ भगवान किसी को दे ही ना दे, तेरा वाला तो, कि आपको ये पता होता था कि एक ऐसी डीजी है जो जूते उतरवाने लगी थी जब हम मुलाकात में जाते थे, सॉक्स उतरवाने लगी थी, जो घर से खाना ले जाने की परमिशन थी, ऑर्डर आ जाता था भैया आज से किसी कैदी का खाना नहीं जाएगा। कपड़े जाते थे तो एक एक कपड़ा झड़का के देखा जाता था, एक्सरे होने के बाद भी। तो पता नहीं उस दौर में हमने क्या क्या देखा है त्याग में। एक दो पर्सनल सवाल करूं और फिर आप कहेंगे आरोप ही है ये, फिर मानहानि का भी मामला यहाँ बन सकता है। एक आपके स्वर्गीय दादाजी को लेकर ये आरोप लगा कि आप लोगों ने उनको जेल भिजवाया। मैंने दिग्विजय जी से भी सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हम केस भी करेंगे। देखो, मैं एक चीज बोलूं, वो आज स्वर्ग में है, परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे। उनने कोई बात कही, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये औचित्य बनता है कि हम उसके ऊपर किसी तरह की भी टिप्पणी करें। और उनने कुछ कहा हो अपने जीवन काल में, अंतिम सांस तक, मेरे मुंह से उसके ऊपर कभी जवाब ना दिया गया है, ना भविष्य में दिया जाएगा। मैं बड़ा स्पष्टवादी सा आदमी हूं, जिस चीज पे लकीर मार ली उस लकीर को कभी मिटाता नहीं और हटाता नहीं। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी फैमिली में, एक है नरम दल दिखता है हम लोगों को, एक गरम दल दिखता है। दिग्विजय बिल्कुल अलग तरीके से राजनीति करते हुए नजर आते हैं, दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अलग राजनीति। ये स्वभाव है या स्ट्रैटेजी भी है इसके नहीं, पीछे? आप मुझे कोई दो पॉलिटिशियन एक तरह के स्वभाव के बता दीजिए। आपको तो इतना एक्सपीरियंस अब तो है ही पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यू करके। दो एक परिवार के छोड़ लीजिए, दो व्यक्ति एक स्वभाव की राजनीति करने वाले दिखाई। घर में कभी किसी मुद्दे पर दोनों में ऐसे नहीं होता भाइयों में कि नहीं मेरा स्टैंड सही है, आपका स्टैंड ठीक नहीं है? नहीं, होता है और कई बार करेक्ट करना पड़ता है तो करेक्ट भी होते हैं। समझाते आप दिग्विजय को कि ये चीज ऐसे नहीं बोलनी थी, ऐसे नहीं करनी थी? कई बार वो, चाहे मैंने कोई चीज कही हो तो अगर मेरे पास व्यू पॉइंट आए तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। कोई चीज वो बोलता है, ही विल स्टैंड करेक्टेड। डॉक्टर साहब हमें गाइड कर देते हैं, मेरी मदर बता देती है, ब्रिज शर्मा जी बता देते हैं, पहले निशांत सिंह जी अध्यक्ष थे, वो आके बोल दिया करते थे। तो पब्लिक व्यू में आप इतनी इंटरेक्शन है और आप किस समय क्या बोल रहे हैं, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म शायद वो नुकसान भी करेगी। घर में बैठ के पॉलिटिकल बातें होती है, कोई और बातें होती है? सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती है। और चौटाला साहब कहते थे ना कि चूहा का बच्चा तो बिल्ली खोदेगा, तो फिर और काम क्या है? यही बातें चलती है। बिल्कुल रहती है। और मुझे लगता है चाहे संगठन की हो चाहे और बातें हो, पॉलिटिक्स तो विल बी एम्बेडेड इन आवर ब्लड। आप दूरदर्शी सोच लेकर चले थे। आपने, आपकी टीम के लोगों से मेरी बात होती थी जब आप डेप्यूटी सीएम थे, तो कुछ चीज़ों को लेकर हम बहुत बात करते कि यहाँ स्टैंड ये होना चाहिए था। तो वो कहते थे कि ये बहुत दूर की सोच कर चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला, कल परसों की 2 साल 3 साल की सोच नहीं रखे हुए। वो आपकी दूरदर्शी सोच मैं समझना चाहती हूँ कि वो क्या सोच आप लेकर चल रहे थे राजनीति में? आज मैं 37 का हूँ। हाँ। अगर मैं 80 की भी मानूं तो मेरे पास 9 टर्म्स ऑफ
इलेक्टेड पॉलिटिक्स इन्विजन करने को है। आई कैन नॉट विजन माई स्टेट और माई कंट्री ग्रोइंग फॉर 5 years, फिर तो गुड़गांव बन के रह जाऊंगा। गुड़गांव के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जिसने गुड़गांव को इन्विजन किया उसने 10 साल बाद के गुड़गांव को देखा, मगर गुड़गांव 2 साल में उतना रैपिडली ग्रोथ कर गया। अगर मैं हिसार के अंदर एलिवेटेड रोड की बात करता हूं तो हिसार को अगले 50 साल जाम मुक्त बनाने की एक प्लानिंग थी, वो रुक गई। मेरा विजन तो क्लियर था ना। अगर मैं कैथल में एलिवेटेड रेल ट्रैक की बात कर रहा था तो मैं 5 रेलवे फाटक से मुक्ति दिलाने की बात कर रहा था, वो अभी तक रुका हुआ है ना। अगर मैं बहादुरगढ़ के अंदर 16 किलोमीटर एलिवेटेड रेल ट्रैक ले जा रहा था तो मेरे को एक पैरेलल बहादुरगढ़ के अंदर सड़क निकल रही थी जो कितने ट्रैफिक को आउटफ्लो में मदद करती। मगर आपका विजन कितना सक्सेसफुल है वो आपकी इंप्लीमेंटेशन पे है। कितने हमने ऐसे, अब मैं दोबारा आ जाता हूँ, फार्मर को खाते में पैसे देने शुरू करें। मेरा विजन ये तो नहीं था एक फसल निकाल लूंगा, वाह लूटूंगा, गायब हो जाऊंगा। हाँ, मेरे को फ्रूट नहीं मिला बट फार्मर को तो उसका फ्रूट मिला ना। आज वो खड़ा होकर सरकार को याद तो दिला सकता है 20 दिन हो गए, दुष्यंती ठीक था, 48 घंटे में आ तो जाती थी। तो विजन हैज टू बी लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट भी जब कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो 5 year, 15 year, 25 year बनाती है। इसलिए बनाती है कि कई बार रेपरकशन किस चीज के कब आ जाए। देखो, बड़ा अच्छा कदम था जब गवर्नमेंट में हम थे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और उस दौरान मैंने मनोहर लाल जी से चर्चा करी और कहा, मैंने कहा जी आपने कॉलेज तो बनाने की घोषणा कर दी और उसका फायदा मैंने उठाया। सबसे पहले जींद में बनाया और आज जींद में हरियाणा की सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग है, 19 मंजिल की, और कहीं भी नहीं है। मगर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनानी आसान है, एक मेडिकल कॉलेज बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक प्रोफेसर जो पढ़ाने आएगा उसको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हम 22 जिलों में कॉलेज तो बना देंगे, मगर 22 जिलों में क्या उस कॉलेज के अंदर हमें क्वालिफाइड स्टाफ इतनी जल्दी मिल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। फिजिबल है, चीजें नहीं है वो आज झेलना पड़ रहा है कि आज कोरियावास बन के खड़ा हो गया, जींद की ओपीडी का सेक्शन बन के खड़ा हो गया, मगर स्टेट गवर्नमेंट को अभी तक वहां के डायरेक्टर्स नियुक्त करने की क्षमता नहीं आ रही। पर कैसी बातें करें हम इस देश में जहां पर एक फॉरेन फुटबॉल स्टार के आने पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और हमारे यहाँ एक होनहार बास्केटबॉल का बच्चा इसलिए मर गया कि पोल रिपेयर नहीं हुआ। देखो, मुझे बड़ा दुख हुआ जब सरकार के लोगों ने कहा कि ये डिपार्टमेंट पंचायती राज का स्टेडियम था और स्पोर्ट्स का स्टेडियम नहीं था। हमने योजना बनाई थी और शायद 200 करोड़ रुपया जब ये नीरज गोल्ड मेडल जीत के आया था इसी चीज के लिए रखे गए थे कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूटिलाइज करे टू अपलिफ्ट द स्टेडियम। मगर वो पैसा अनयूटिलाइज्ड रहा क्योंकि उस समय वो थोड़ी सी संदीप सिंह वाली कंट्रोवर्सी आ गई और उसके बाद इसको कोई फॉलो नहीं कर पाया। मगर जिस युवा साथी की जान गई है उसको तो वापिस आप रिवाइव नहीं कर सकते। पर मैं सैनी साहब से इतना जरूर आग्रह करूंगा कि उस युवा साथी की जान हमने खो दी है, मगर उस युवा साथी के लिए भविष्य में ऐसी कोई घटना और किसी के साथ ना हो, एटलीस्ट लार्ज लेवल पर एक बार रीवैम्पिंग ऑफ स्टेडियम के लिए पैसा सरकार दे। क्योंकि हम 33% मेडल ला रहे हैं, 40% मेडल ला रहे हैं और हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाक्रम होते हैं, इससे बड़ी निंदा की बात क्या होगी। इसका मतलब तो विद गॉड ग्रेस ही मेडल आ रहे हैं। नहीं, जब एजुकेशन मिनिस्टर इस पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम बने या नर्सरियां बनी तो नासूर बन गए हमारे लिए, फिर आप अभी भी उम्मीद करते हो कि सरकार कुछ करेगी इसमें? ये तो दुर्भाग्य है प्रदेश का कि जो बना मिल गया आप उसको संभाल नहीं रहे, वो नासूर बन गया आपके लिए। किसकी वजह से बना? मैं तो यही पूछ सकता हूं, किसकी वजह से बना? मैंने आपसे तब भी, मैं बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया हमारा, लेकिन ये मुद्दे इन पे कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ बात बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, उसपे करोड़ों रुपए फूंक रहे हो, यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये चर्चाएं हो रही हैं।
यहाँ चर्चाएं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे रोज वो डंकी रूट से जा रहे हैं, मर के वापस आ रहे हैं, रशियन आर्मी में उनको जबरदस्ती पैसे के लालच में भेज रहे हैं, या नशे से बच्चे मरे, उन पे कोई डिबेट ही नहीं करना चाहता। चलो आप शुरू करो, मैं भी आपको सहयोग करूंगा। मैं तो खुद कह रही हूँ जहाँ मेरी जरूरत हो इस तरह की मुहिम में, तो मैं आपका साथ देता हूँ, करो शुरू। एक टॉपिक लो, मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है आज इस देश के अंदर, कि वी वांट टू डू एवरीथिंग एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग। ट्रू है। और इसमें ऑडियंस भी गलत है। नहीं, जब तक आप अवैध कला पे परिवार पे कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, वो नहीं देखेंगे। जब आप मुद्दों की बात देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन जब मुद्दों की बात करेंगे तब देखेंगे। मैं आपको एक मेरा पॉडकास्ट शेयर करूंगा, हाँ जी, उसमें किसी का नाम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, 2 बिजनेसमैन हैं हु डिस्कस वेल्थ। एक सिरसा का है, एक उसकी पार्टनर है। मेरे से मिलने आए और मैंने कहा तुम पॉडकास्ट करो ऑन दिस टॉपिक विच नोबडी टॉक्स अबाउट, और मैं शेयर करूंगा। आप लोगों को भी आने वाले दिनों में एक ना एक टॉपिक ऐसा चुनना पड़ेगा। मुझे लोग नहीं मिलते, मैं ऐसे लोगों को हरियाणा से ढूंढ रही हूँ, अगर कोई मुझे सुन रहा हो जिन्होंने अपने बलबूते या कैसे भी कुछ किया है और वो आज बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनको कम से कम मोटिवेट कर सकते हो आप कि आप स्टार्टअप कर सकते हो। लोग हैं, लोग आए सामने, बताएं। आप रोहतक में 5 लोग 3 लोग तो मैं आपको दे देता हूँ जो आपको हरियाणा की हवेलियों का इतिहास बताएंगे, जो हरियाणा की पेंटिंग। मैं तो कहती हूँ कि फ्यूचर बता दे हरियाणा। फ्यूचर तो हमने मिलके बनाना है, कोई बता नहीं सकता। उस पे चर्चाएं कल आप और मैं सांस लेंगे नहीं लेंगे ये हमें भी नहीं पता, ये फ्यूचर चर्चाएं है। तो जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छे पॉलिटिशियन से बात करूं जिसके पास जवाब है, मेरे सवालों के जवाब है, ये नहीं कि हवा में बातें करते किसी को घसीट लाए। मैं तो आपको कहता हूं, आप स्टेडियम को लो, आप स्कूल को लो, आप एक टॉपिक लो और ये फिक्स कर लो कि मैंने उस एक टॉपिक पर मेरी रिसर्च भी करनी है। मेरे हर पॉडकास्ट में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का आदमी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, मैंने उस टॉपिक पे उससे बात करनी है। जैसे मीनू बेनीवाल जी से बड़ी अच्छी चर्चा हुई, वो लाइब्रेरी खुलवाते हैं गांव में, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पॉडकास्ट के बाद किसी का पॉडकास्ट को तो पूछना कि क्या उनके गांव में, जहां से वो पैतृक गांव है, या उन्होंने कहीं पर भी कोई लाइब्रेरी खुलवाई है बच्चों के लिए। चलो मैं आपको, मेरे गांव में आपने खुलवाई हुई है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वीर तेजा जी का मंदिर हमने खरनाल में बनवाया और मैंने वहां एक मुहिम की शुरुआत करी, आज भी दीवार पे लिखा हुआ है, जहां देवालय वहां पुस्तकालय। अपने तो एरिया में मंदिर अब बढ़ने लगे हैं, पहले तो चौपाड़ के साथ एक दादा खेड़ा होता था, तो देवालय हो गया। तो मैंने नरवाना और उचाना से शुरू किया था, 20 गांव चिन्हित करे थे, आज आपके 44 गांव नरवाना के हैं जिसमें मैंने डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, एसीज हैं। और मैं अभी रैली का निमंत्रण देने गया तो बहुत सी ऐसी बहनें मिली मुझे जो वहां पढ़ रही हैं। ये चीज हमें लेके चलनी पड़ेगी। इट इज नॉट मनी कंज्यूमिंग, बट इट इज योर टैलेंट कि आप क्या करके दे सकते हो। ये शुरुआत मैंने करी थी 2015 में, जब मैं सांसद बना। तो मैंने उस समय स्कूल्स में किताबें देने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए कमेटी बनाई। डाइट का प्रिंसिपल, एडीसी, ऐसे करके, डीसी हिसार होते शायद चंद्रशेखर खरे या उनसे पहले वाले होंगे, कौशिक जी, उनने एक कमेटी बना दी। तो कमेटी ने क्या किया कि एक स्कूल में 10,000 की किताबें आएंगी। अच्छा, कमेटी तो कमेटी है ना, तो टेंडर प्रोसेस पे जाएंगी। मैंने ऐसे ही, ठंडी सड़क है दिल्ली, वहां स्टाफ को भेजा, पार्लियामेंट्री स्टाफ जो मेरा था, साउथ इंडियन लड़का, और मैंने कहा ये किताबें ढूंढ के ला, और आप हैरान हो जाओगे, 1180 रुपए में सारी किताबें आ गई, सेकेंड हैंड। बच्चे पढ़ते हैं, किताब तो किताब, जो नॉलेज चाहिए उससे। और मैंने वो उठाकर एक जगह रखवाई। और जब मैंने ये प्लानिंग करी कि एटलीस्ट हम लाइब्रेरीज इस तरह से बनाए कि जिसमें पैसा की कीमत ना हो, मगर एटलीस्ट हम बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, एसी, क्योंकि एक्सट्रीम गर्मियां हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, और साथ में उसको किताबें वो मुहैया करा दे। और आज ऑन अ लार्जर स्केल वी आर सक्सेसफुल कि हरियाणा में 1000 से ऊपर लाइब्रेरी में बनवा चुका, पंचायती राज से बनवाई हो, चाहे CSR से बनवाई हो। और मुझे खुशी है, एक इंडिविजुअल अपने गांव में बनाता है, ऐसे 15 इंडिविजुअल ये अपनी जिम्मेवारी ले ले कि मैंने गांव की चौपाल के एक कमरे को इस तरह से डेवलप करना है।
अब चौपाले वो चौपाले तो रही नहीं जो 20 साल 25 साल पहले थी, जहां गांव के फैसले हुआ करते थे या गांव के मौजूद लोग सुबह शाम बैठा करते थे। अब तो हर एक अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो चुका, आधे बुजुर्ग तो हमारे मोबाइलों पे बिजी रहते हैं, तो उस कारण हमारी चौपालों की जो यूटिलाइजेशन है वो भी कम होगी। तो एटलीस्ट उसकी यूटिलाइजेशन तो रखिए ना। और मैं ये मानता हूं चौपाल गांव का सबसे सेफेस्ट पॉइंट है। बिल्कुल। मैंने एनालाइज किया 4 साल में कि जहां चौपाल पे लाइब्रेरी बन गई क्योंकि बेटियां आने लग गई, तो वहां पर कोई नशा पत्ता करने वाला नहीं आता, वहां पर कोई गलत भाषा बोलने वाला आदमी नहीं आता। और उन चौपालों पे जो पहले ताश का एक पॉइंट बन गया था वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो गया, क्योंकि बुजुर्गों को भी लगता है कि बच्चे घूम रहे हैं, वो शर्म के मारे खुद दूसरी जगह जाकर बैठने लगे। असली चौपाल का उपयोग जो आने वाले भविष्य में होगा, मैं ये मानता हूं, क्योंकि पहले तो गांव में एक चौपाल होया करती थी, फिर जातीय चौपाल होगी, फिर पालों की चौपाल होगी, फिर दड़ों की चौपाल होगी, आज तो 8-8 9 चौपालें भी हैं। मगर क्या हम अपने गांव की एक चौपाल को इस तरह उपयोग नहीं कर सकते? लास्ट सवाल है मेरा आपसे, बातें फिर कभी करेंगे और लंबी बातें करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे। सवाल ये कि मेरा बहुत सारे विधायकों से भी ऐसे पॉडकास्ट के जरिए बातचीत करने का मौका ऐसा मिला मुझे, और सांसदों से भी। एक सांसद का नाम लूँगी, पूर्व सांसद है बृजेंद्र सिंह, उनसे और कुछ विधायकों ने भी मुझे ऐसा बोला कि ज़्यादा ताकत हमारे पास होती नहीं है कुछ भी करने की। आपको लगता है, क्योंकि आप भी सांसद रहे और बहुत सारी चीज़ें आपने गिनवा भी दी हैं अभी, और हमने देखा भी कि ताकत नहीं होती हमारे पास कुछ करने की। अब उनको क्या ताकत दे दे कि वो कुछ करें जनता के लिए? राजनीति छोड़ दो ना। अगर आपको लगता ही नहीं कि इलेक्ट होकर लोगों ने आपको वो ताकत दी है, फिर छोड़ दीजिए ना। फिर व्हाई डू यू वांट टू गेट री इलेक्टेड? आप पॉलिटिक्स में आना क्यों चाहते हो अगर आपके पास ताकत ही नहीं है? अरे ताकत तो जिस दिन आपको मैंडेट मिलता है और आप शपथ लेते हो, संविधान को साक्षी मानते हो, उस दिन आपके पास आ जाती है। मगर उस ताकत का इस्तेमाल तो करो। मैं एमपी बना था और मैं फर्स्ट टाइम सेक्रेटरीट गया था, मैं नाम नहीं लूंगा मेरे डीसी एसपी का, सिर्फ उनको ये समाचार भिजवाया था कि संविधान के अंदर इस संशय में ये लिखा हुआ है कि जब एमपी सेक्रेटरीट में आएगा तो उसको सी ऑफ और रिसीव करने डीसी एसपी दोनों मौजूद रहेंगे, चाहे वो मेरी मीटिंग में ना बैठते हो। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ 5 साल डीसी एसपी मेरे को रिसीव करने ना आए। वो मेरी प्रिविलेज थी, मेरी ताकत थी। हम किताब ही नहीं पढ़ोगे और अपनी ताकत ही नहीं समझोगे। आपको पता ही आईएएस ऑफिसर रहे हैं वो। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं भी आप किताब ही नहीं पढ़ोगे और अपनी ताकत ही नहीं समझोगे, फिर तो लाचार ही होगे ना। वो किताब नहीं पढ़ते, उनको जानकारी नहीं, या फिर ऐसा कैसे ऐसे सांसद विधायक अरे तो मैं तो जवाबदेही से बच रहे हैं। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं कि ऐसे लोग जो इस देश के उच्चतम पद पे जा लिए, पार्लियामेंट के मेंबर से बड़ा तो पद कोई है ही नहीं, प्रधानमंत्री भी तो एमपी हैं, वो ये कहे भी मेरे पास ताकत नहीं है और ब्यूरोक्रेसी में आईएएस से बड़ा कोई पद नहीं है। वो तो दोनों पदों पर रह लिए, और उनका इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है फिर तो डेमोक्रेसी खतरे। वो कहते हैं बहुत कम बजट होता है, काम करने को बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई अब कुछ विधायक ऐसे 5 करोड़ में हैं, हमारी सुनवाई नहीं। 5 करोड़ का बजट था मेरे पास एमपी होते हुए, और मैंने 5 करोड़ के बजट की यूटिलाइजेशन ऐसी करी कि मेरा 1 रुपया लैप्स नहीं हुआ। मैंने लोगों के खेतों में भी बिजली पहुंचाई, खेतों के रास्ते भी बनाए, नालियां भी बनाई, खाड़े भी बनवाए, लाइब्रेरी भी बनवाई। अरे वो तो आपकी कैपेबिलिटी है, यू कैन नॉट अपीज एवरीबडी। वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। मैं एक कंपैरिजन जरूर कर सकता हूं पॉलिटिक्स पे। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इज ओनली पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिक्स। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पॉलिटिक्स इज स्टेट लेजिस्लेचर। आज प्रधानमंत्री चाह के भी अंतिम व्यक्ति को लाभ नहीं दे सकते जब तक मुख्यमंत्री उनका साथ ना दे। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स में तो बहुत ताकत है, यूटिलाइज करनी आनी चाहिए। बहुत ताकत है, तभी इतनी ताकत झोंकते हैं। ये ताकत लेने के लिए लोग पैसा भी लगाते हैं, साम दाम दंड भेद सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है इस राजनीति में, इस ताकत को हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी, बहुत अच्छी बातचीत रही।
ऐसे बहुत सारे मुझे लगता है ऐसे मुद्दे मैं उठा पाई या कुछ आपको टटोल पाई जो ज़रूरी था मेरे लिए भी, जनता के लिए भी। एक मैसेज जो मैं देना चाहती थी इस पॉडकास्ट के जरिए वो थोड़ा बहुत पहुंचे, तो उसमें भी मुझे लगता है बहुत बड़ी चलो, मैं तो संतुष्टि आपका होगी। धन्यवाद करूंगा, और कोई अधूरे वाक्य रह गए हैं तो उसकी किताब में लिखी पढ़त आप करते रहिए, अगली बार पूछ लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त बहुत देने बहुत के लिए। धन्यवाद।